ये जब तक लोग ज्वाइन हो रहे हैं तब तक हम लोग पीछे का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एपिडेमियोलॉजी के इंट्रोडक्शन में, ये 3 वर्ड से ये मिलकर बना था। एपी मतलब अपॉन, डेमोस ह्यूमन, और लोगोस स्टडी, मतलब जो ऐसी स्टडी जो ह्यूमंस के ऊपर हो। ये इसका सिंपल सी मीनिंग थी। अब इसकी जब डिफिनेशन हम देखते हैं तो क्या था, स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड डिजीज कंडीशन इन ए डिफाइंड पॉपुलेशन। कोई एक पॉपुलेशन लेगी, उसमें हेल्थ कंडीशन हो या डिजीज हो, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा उसका पैटर्न, काज किस तरीके से हो रही, किस तरीके से उसके आउटकम आ रहे हैं, उसका क्या क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहा है, और जो डिटर्मिनेंट्स हैं उसके जो फैक्टर्स हैं, उनके पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को हमने पढ़ा, एनालाइज किया। अब जो हमें डेटा मिल के आया उसको उसके प्रिवेंशन या उसके कंट्रोल के लिए जब हम अप्लाई करते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है एपिडेमियोलॉजी। ठीक, एपिडेमियोलॉजी की ये थी डिफिनेशन थी। एपिडेमियोलॉजी का बेसिक मकसद क्या था कि सबसे पहले क्या था, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स को ढूंढना, कि हाँ किसी डिजीज का कोई रिस्क फैक्टर है तो उसको क्या क्या वो डिजीज काज कर रहा है, हमने कुछ रिस्क फैक्टर्स लिए उनको देखा। तो हम ये कोशिश कर रहे थे कि क्या वाकई में ये डिजीज काज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब टू रूल आउट द एटियोलॉजिकल फैक्टर या पॉजिटिव फैक्टर जो स्टडी में हमने लिया था। दूसरी चीज क्या थी इसमें, कि डिजीज के डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगाना, डिजीज के डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगाना। और तीसरी चीज, जब हमने एटियोलॉजिकल फैक्टर, उसका कॉजेटिव एजेंट जान लिया, कॉजेटिव फैक्टर जान लिया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जान लिया, तो अब उस नॉलेज से हमको उसके प्रिवेंटिव या कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई करना था। ये इसका मकसद था एपिडेमियोलॉजी का। हमने बताया एपिडेमियोलॉजी दो तरीके की होती है, उसकी दो बेसिक टाइप्स होती हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। ऑब्जर्वेशनल में दो सब टाइप है, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव में हम सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज के बारे में, हमने बता दिया कि हाँ ये इस तरीके से होती है, हमें नहीं पता कैसे होती है, बस हमने एक हाइपोथेसिस बना लिया, ज्यूम कर लिया कि हाँ ये ऐसे ऐसे हो सकती है। ये था डिस्क्रिप्शन वाला। अब एनालिसिस में यानी एनालिटिकल स्टडीज में क्या था, जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी उसको टेस्ट करेंगे, क्या वाकई में ये जो हमारे रिस्क फैक्टर्स थे ये इस डिजीज को काज करते हैं, या आउटकम में उन उन हमारे जो रिस्क फैक्टर थे जिनको हम स्टडी कर रहे थे उनका रोल है या नहीं है। ये चीज देखने के लिए आई एनालिटिकल स्टडीज। इसकी 4 सब टाइप थी, कोहार्ट स्टडी, केस कंट्रोल, क्रॉस सेक्शनल और इकोलॉजिकल स्टडीज। कोहार्ट, ये देखिए 3 जो है, कोहार्ट, केस कंट्रोल, क्रॉस, इनका जो यूनिट ऑफ स्टडी था वो इंडिविजुअल था। यूनिट ऑफ स्टडी क्या थे, ये इंडिविजुअल थे। इकोलॉजिकल स्टडी में यूनिट ऑफ स्टडी क्या थी, पॉपुलेशन थी। दूसरा था हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, जो हमने पाया हाँ वाकई में ये रिस्क फैक्टर्स काम कर रहे थे, तो अब हमें उनमें कुछ इंटरवेंशन करके उसका आउटकम देखना था। तो जब भी इंटरवेंशन होगा तो एक्सपेरिमेंट होगा वो। जब भी हम कुछ अपनी तरफ से ऐड करेंगे, जो ग्रुप ले लिया हमने, उसमें कुछ हम, एक को हम कोई दवा दे रहे हैं, एक को हम खाली लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बता रहे हैं, दैट मीन्स क्या भी है, हमने कुछ उसमें इंटरवीन किया उन लोगों में, सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे बल्कि अब हम इंटरवेंशन कर रहे थे, तो उसको हमने कहा एक्सपेरिमेंटल स्टडी। उसमें जो थी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, इसका जो यूनिट ऑफ स्टडी है वो पेशेंट थे, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के। फील्ड ट्रायल, हेल्दी पॉपुलेशन। कम्युनिटी ट्रायल, पूरी कम्युनिटी ले ली गई। और क्लिनिकल ट्रायल होता है, ये इसी की सब टाइप है एक तरीके से, अगर देखा जाए रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का ही क्लिनिकल ट्रायल भी एक सब टाइप होता है। इसमें भी क्या हुआ, पेशेंट्स हुए। तो एक्सपेरिमेंटल में हम जो पढ़ेंगे वो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल पे ही हमारा फोकस होगा, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। और एनालिटिकल स्टडीज में हमने कोहार्ट, केस और क्रॉस सेक्शनल पढ़ना है, जिसमें से कोहार्ट हम पढ़ चुके हैं। ये थी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज की टाइप। बेसिक टाइप्स दो ही होती हैं, ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज, फिर हमने कुछ डिटर्मिनेंट्स की बात की थी। डिटर्मिनेंट्स में बेसिकली जो होते हैं इंडिकेटर्स, उन्हीं को हम कहते हैं। तो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी, ये दो इंडिकेटर बहुत ज्यादा यूज में आते हैं। इसके अलावा डिसेबिलिटी थी, हॉस्पिटल रेट का अलग था, सबके अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं। इनके ये ढेर सारे नाम है जो अब बाद में हमें पढ़ने हैं आगे चल के। कुछ नहीं। अब तीसरी चीज हमने बताई थी इंटरनेशनल डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनती है, इसमें क्या क्या इसके प्रोसीजर होते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड होती है, दोनों पार्ट्स को मिला के टोटल 4 लाइन्स होती हैं। ये डब्ल्यू का सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है, डब्ल्यू का रिकमेंडेड है। पार्ट 1 में 3 लाइन होती है, लाइन 1 A B C, एंड पार्ट 2 में सिर्फ सिंगल लाइन होती है जिसको लाइन 2 कहा जाता है। मैंने एक एग्जांपल दिया था डायबिटीज का, उससे किसी पेशेंट की डेथ हो गई। तो डायबिटीज क्या हुआ, मेन एंटीसीडेंट या अंडरलाइन काज हो गया था डायबिटीज। डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन में हमने बात की थी, एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, वो हो जाएगा अंडरलाइन काज। और जो डेथ हो रही है वो किससे हो रही है, रीनल फेलियर से। नेफ्रोपैथी हुई तो उसमें रीनल फेलियर होगा,
अब रीनल फेल्योर जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट डायरेक्ट लीडिंग काज जो होगा, जो डायरेक्टली डेथ को काज कर रहा है, वो रीनल फेल्योर होगा। लेकिन जो मेन काज है, अंडरलाइंग काज है, जिसने इसको मतलब इससे डेथ होनी थी, वो डायबिटीज था। ये डायबिटीज थी। डायबिटीज क्या थी, मेन एंटीसीडेंट या अंडरलाइन काज। उसका कॉम्प्लिकेशन आया डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इसका कॉम्प्लिकेशन आया रीनल फेलियर। रीनल फेलियर में अचानक डेथ हो गई। तो रीनल फेलियर क्या हो गया, कंडीशन डायरेक्टली लीडिंग टू डेथ, जो डायरेक्ट डेथ काज कर रही है। अब पार्ट 2 में जो लाइन थी वो क्या थी, अदर सिग्निफिकेंट कंडीशन, जो उस डेथ में कंट्रीब्यूट तो कर रही है लेकिन डायरेक्टली वो डेथ काज नहीं कर रही। तो मैंने बताया था कि डायबिटीज का एक बड़ा कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन भी क्या करता है, किडनीज को अफेक्ट करता है। किडनीज का साइज जो है उसमें छोटा होने लगता है, श्रिंक कर जाता है। एक तो नेफ्रोपैथी थी, नेफ्रोपैथी में हाइपरटेंशन भी हो गया, तो किडनीज का साइज ऑटोमेटिक श्रिंक करने लगता है, जिसको जब यूएसजी में हम देखते हैं तो उसमें एक चीज लिखी आती है, कार्टिको मेडुलरी डिफरेंशिएशन लास्ट। जब ये लास्ट होने लगता है तब हम मान लेते हैं कि हाँ डायबिटिक नेफ्रोपैथी अब सेट हो चुकी है। उसके बाद रीनल फेलियर कभी भी हो सकता है अगर डायबिटीज को कंट्रोल नहीं किया गया। तो ये थी लाइन 2। अब सवाल इसमें एक ही था, सबसे कॉमन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यही थी, लाइन IC। क्योंकि मेन काज क्या था, डायबिटीज थी। मेन काज क्या था, डायबिटीज था। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट लाइन आएगी वो लाइन IC आएगी। इसी को दूसरे वर्ड्स में कहा जाता है इसेंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट। इसेंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट इसी लाइन IC को कहा जाता है। ठीक, ये चीजें हो गई थी। इसके बाद हमने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, ये बार बार बता चुका हूँ, फिर भी लोगों को गलत हो ही रहा है, अभी तक नहीं समझ में आया किसी को। फ्लक्चुएशन की जब हम बात करते हैं, 3 तरीके का फ्लक्चुएशन था, शॉर्ट टर्म, पीरियडिक और लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन। शॉर्ट टर्म को ही एपिडेमिक कहते हैं। नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी कहीं अगर उससे एक ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम के दौरान केसेस बहुत ज्यादा आने लगे, अचानक से बहुत ज्यादा केस आने लगा, छोटे से वक्फे में 2-4 दिन के अंदर बहुत ज्यादा केस आ गए, तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी कैसे देखते हैं, 3 से 5 साल तक आप पीछे जाइए, अब 3 से 5 साल वहां की स्टडी में देखिए कि पिछले 3 से 5 साल में, 8 साल में कितने केसेस हर साल आते थे। मान लीजिए कि 10 से 15 केस कॉमन थे, हर साल आ रहे थे। तो अब अगर जैसे ही 20-22 केस हुआ, एक ही 2 महीने में 20-22 केस आ गए, तो क्या हुआ, ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन हो गया, इसी को हम कहते हैं एपिडेमिक। मैंने दूसरी चीज बताई थी कि अगर कहीं पे नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी 0 है, उस केस का कोई, उस डिजीज का कोई इंसिडेंस ही नहीं है, और वहां पे एक भी केस आ गया, एक सिंगल केस आ गया, तो उसको हम एपिडेमिक कंसिडर करेंगे। जैसे कोई डिजीज इरेडिकेटेड है या एलिमिनेटेड है। हाँ, बहुत सारी डिजीजेज इंडिया से एलिमिनेट हो चुके हैं, इरेडिकेट भी एक डिजीज पूरे वर्ल्ड से हो चुकी है। अगर उनका कोई केस आ जाए वहां पे, तो क्योंकि नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी 0 थी, एक भी केस आ गया, तो अब हम कहेंगे उस डिजीज का वो एपिडेमिक हो गया, वहां पे एपिडेमिक आ गई उस डिजीज की। पीरियोडिक फ्लक्चुएशन को 2 तरीके से बांटा गया था, सीजनल ट्रेंड और साइक्लिकल ट्रेंड। सीजनल ट्रेंड में क्या हुआ था कि सीजन वाइज वेरिएशन हो रहे थे, एक खास सीजन में केसेस बहुत ज्यादा आ गए, फिर पूरे साल सही था। और साइक्लिकल ट्रेंड में क्या होता है, 10-20 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, या इवन 2-3 साल के लिए, 2-3 साल में केस बहुत ज्यादा आए और अगले 3 साल तक फिर सही था, फिर अगले 2-3 साल केस आए, फिर 3 साल सही था। इस तरीके से साइक्लिकल ट्रेंड चलता है। लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन, जिसको सेकुलर ट्रेंड कहते हैं, इसके बारे में मैंने बताया था कि जो भी होगा, चाहे तो केसेस बढ़ेंगे या घटेंगे, वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। ये नहीं कि एक बार को केस बहुत ज्यादा आया फिर वो नॉर्मल आ गया, ऐसा नहीं होगा। अगर केस बढ़ रहा है तो वो बढ़ता ही रहेगा, या घट रहा है तो वो घटता ही रहेगा। ये लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन था। इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, इसको डिकेट्स में देखते हैं, ऐसा नहीं 2-4 साल में देखेंगे, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, ऐसे देखा जाता है इसको। एक ही डायरेक्शन में जाएगा, चाहे तो पॉजिटिव हो यानी बढ़ रहा हो, या निगेटिव या घट रहा हो केस। अब इसके एग्जाम्पल में देखा था हमने, पोलियोमाइलाइटिस है, डिप्थीरिया पर्टिसिस है, या दूसरे केसेस और है, जैसे मीजल्स हुई, चिकन पॉक्स हुआ। ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, पिछले 10-20 सालों में आप देखेंगे, चाहे वैक्सीन आ गई या वेक्टर का कोई वेरिएशन हो गया, इनके केसेस घट रहे हैं और लगातार घट रहे हैं। ये नहीं कि कुछ दिन घटे फिर बढ़ने लगे, नहीं। पोलियोमाइलाइटिस अब वर्ज ऑफ एलिमिनेशन है, एक तरीके से बहुत जल्दी हो सकता है कि एलिमिनेशन का वो जिक्र भी आ जाए कि पोलियोमाइलाइटिस एलिमिनेट हो चुकी है, ये भी हो सकता है सुनने में आ जाए। तो क्या ये धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। और कुछ डिजीजेज ऐसी हैं लाइक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इनके इंसिडेंस अब बढ़ रहे हैं। अगर कोई 1980 की बात करे, 1970 की बात करे, तो उस वक्त पोलियो या डिप्थीरिया इनके केसेस ज्यादा थे, और डायबिटीज, हाइपरटेंशन के केसेस बहुत कम थे। अब प्रेजेंट सिनेरियो में आइए, इस वक्त अपने आसपास देखिए, तो आपको हाइपरटेंशन का हर घर में एक आध मरीज मिल ही जाएगा। ओबीज हर दूसरा चौथा आदमी है। अब जो हाइपरटेंसिव ओबेसिटी, ऐसे ही डायबिटीज के केसेस भी हैं।
आपको हर मोहल्ले में 2-4 डायबिटीज मिल जाएंगे। क्या हुआ कि डायबिटीज धीरे धीरे बहुत तेजी के साथ अब बढ़ने लगा है, ईयर बाई ईयर इसके केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। और कुछ दिनों में इंडिया को वैसे भी कहा जाता है कि अराउंड, पहले ये कहा गया था कि 2025 तक ये डायबिटिक कैपिटल हो जाएगा, और शायद हो भी जाए, क्योंकि पॉपुलेशन तो सबसे ज्यादा हो ही चुकी है। तो डायबिटिक कैपिटल होने का मतलब क्या है, इसका इंसिडेंस बढ़ ही रहा है, घटने का कोई चांस नहीं है अभी। तो एक ही डायरेक्शन में जाना था इसको, ये लिखा था ना, कंसिस्ट चेंज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन आर ए डेफिनेट मूवमेंट इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होगा। ये था सेकुलर ट्रेंड या लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन। अब हमने बात की थी टाइप ऑफ एपिडेमिक्स की। एपिडेमिक्स में हमने 3 तरीके की बात, सिंगल एक्सपोजर या पॉइंट सोर्स, कॉमन सोर्स या कंटिन्यूअस या प्रोपेगेटेड। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने दिया था, अक्सर लोगों ने गलत कर दिया था। एक बेसिक डिफरेंस कॉमन सोर्स और सिंगल एक्सपोजर में देख लीजिए कि ना, पीक नंबर ऑफ पीक्स या कली वेव, पॉइंट एक्सपोजर में सिंगल वेव होगी, एक ही, सेकेंडरी वेव नहीं होती है। पॉइंट एक्सपोजर में सेकेंडरी वेव नहीं होती है। और कंटिन्यूअस या रिपीटेड एक्सपोजर में मल्टीपल वेव्स होती हैं, सेकेंडरी टर्शियरी, इस तरीके से नंबर ऑफ सेकेंडरी वेव्स भी कह लीजिए, 2 हो गई, 3 हो गई, ये सब सेकेंडरी वेव्स। कंटिन्यूअस सेकेंडरी वेव्स आती रहेंगी कंटिन्यूअस में, हाँ। और पॉइंट सोर्स में सेकेंडरी वेव्स नहीं आती हैं। ये इसका सबसे बेसिक डिफरेंस था। अभी भी बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं इस चीज को। प्रोपेगेटेड में हमने बताया था कि बहुत धीरे धीरे केसेस बढ़ते हैं और वैसे ही कम भी होते हैं, हाँ। आज एक केस आया, 2 दिन बाद कोई दूसरा केस आया, 3 दिन बाद तीसरा केस आया, इस तरीके से आया था। क्यों? क्योंकि पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो रहा है। अब मुझे कोई डिजीज है, जब मैं किसी से मिलूंगा तभी तो उस डिजीज को फैलाऊंगा। तो इस तरीके से इसको प्रोपेगेशन, इस तरीके से इसका प्रोपेगेशन होता है। जब पर्सन टू पर्सन अगर कांटेक्ट हो रहा है, तो जब तक मैं किसी से मिलूंगा नहीं तब तक डिजीज फैलेगी नहीं। और कब तक फैलती रहेगी? जब तक मैं लोगों से मिलता रहूंगा। जिस दिन मैंने मिलना छोड़ दिया, 10-20 दिन मैं एक जगह पे अपने आप को मैंने क्या किया, आइसोलेट कर लिया, या क्वारंटाइन नहीं किया, आइसोलेट कर लिया, क्योंकि मैं केस था, आइसोलेट हो गया 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, उस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो गया। तो अब उसका क्या होगा, एक्सपोजर दूसरों से नहीं हो रहा है, तो डिजीज ट्रांसमिशन रुक जाएगा। ऐसे होता है। यहाँ लिखा है ट्रांसमिशन कंटिन्यूज टिल नंबर ऑफ ससेप्टिबल्स इज डिप्लीटेड और ससेप्टिबल्स आर नो लॉन्गर एक्सपोज टू इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। ये चीज थी ना। अब मान लीजिए मैं इन्फेक्टेड इंडिविजुअल था, मैं लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, तो अब इसका ट्रांसमिशन क्या होगा, कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब मैं मिलता रहूंगा तो ट्रांसमिशन होता रहेगा। इसी को हम कहते हैं प्रोपेगेटेड एपिडेमिक। उसके बाद एंडेमिक। एंडेमिक ये था कांस्टेंट प्रेजेंस हो, कोई कोई डिजीज हो कांस्टेंटली एक अपने प्रोपोर्शन में वहां पे उस पॉपुलेशन में प्रेजेंट हो। लाइक वही 10 से 15 केस एग्जांपल ले लीजिए, हर साल आ रहा है, तो वो क्या हुआ, वो एंडेमिक हो गया था। और जैसे ही उससे ज्यादा होने लगेगा वो एपिडेमिक हो जाएगा। इसमें 2 इसकी टाइप्स थी, हाइपर एंडेमिक और होलो एंडेमिक। हाइपर एंडेमिक में हमने क्या बात की थी कि जो उसकी हाईएस्ट रेंज है, उसकी नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी में जो सबसे ज्यादा है, यही 15, यानी 14 और 15 केसेस हर साल आ रहे हैं। कॉन्स्टेंटली प्रेजेंस ऑफ ए डिजीज और इन्फेक्शियस एजेंट एट हाई इंसिडेंस प्रिवेलेंस एंड अफेक्ट्स ऑल एज ग्रुप इक्वली, उसको हम कहते हैं हाइपर एंडेमिक। होलो एंडेमिक में क्या था कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप, स्पेशली अगर हम बच्चों की बात करें, उनमें कोई डिजीज अगर अपने हाई इंसिडेंस या प्रिवेलेंस पे कंटिन्यू पाई जा रही है, तो उसको हम कहते हैं होलो एंडेमिक। ये स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक ग्रुप को ये पाई जाती है। हाई लेवल ऑफ इन्फेक्शन बिगनिंग अर्ली इन लाइफ एंड अफेक्टिंग मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन पॉपुलेशन। ठीक, ये चीज हो गई। पेंडेमिक सबको पता है। स्पोरेडिक के बारे में क्या था, स्कैटर्ड अबाउट, बिखरे हुए केसेस जिनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक था, कोई ताल्लुक भी नहीं था, और ना ही उनका कोई कनेक्शन इस तरीके से था कि हम मान सके कि हाँ, जो यहाँ पे जो डिजीज काज हो रही है, इसका जो कॉजेटिव फैक्टर है, वो जो दूसरी जगह डिजीज हो रही है उसका भी कॉजेटिव फैक्टर एक होगा। ऐसा नहीं था, इनमें कोई आपस का कनेक्शन ही नहीं था, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन भी नहीं पता चलना था इसमें। इसको हम कहते हैं स्पोरेडिक, यानी बिखरे हुए। ये था स्कैटर्ड अबाउट या स्पोरेडिक। अब जो हमें पढ़ना था बेसिकली, अब जो हमने पढ़ा था पिछले टाइम, कोहार्ट स्टडी पढ़ी थी, हाँ। क्वार्ट स्टडी के बारे में हमने बताया था। अभी शुरू में आप जाइए फिर से टाइप ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में, बताइए कितने टाइप की एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी होती है? 2 टाइप। 2 टाइप्स। 2 टाइप्स में कौन कौन सी थी? ऑब्जर्वेशनल, एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशनल एक्सपेरिमेंटल। अब ऑब्जर्वेशनल की 2 सब टाइप हो गई थी, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल। ठीक, तो कोहार्ट स्टडी जो थी एनालिटिकल, ऑब्जर्वेशनल स्टडी की जो सब टाइप थी वो एनालिटिकल स्टडी थी। इसमें हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं। डिस्क्रिप्टिव में हम हाइपोथेसिस का फार्मूलेशन करते हैं।
अभी हाइपोथेसिस, फार्मूलेशन और टेस्टिंग पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ये पीजी फर्स्ट ईयर में बायोस्टेट्स में सब पढ़ाया जाता है कैसे करते हैं। कोहार्ट स्टडी के ये ढेर सारे सिनोनिम्स थे, इनको दूसरे नामों से भी जाना जाता है। प्रोस्पेक्टिव स्टडी, फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी, कास्ट टू इफेक्ट या एक्सपोजर टू आउटकम, रिस्क फैक्टर, इंसिडेंस स्टडी। यहाँ पे मुझे अपने आप को अब रोना आ गया, तो सर पीटने का मन कर रहा था। मैंने क्वेश्चन दिया था कि इंसिडेंस इज मेजर्ड बाई, हाँ, इंसिडेंस इज मेजर्ड बाई, मैंने ये क्वेश्चन दिया था। और सबसे ज्यादा आंसर जो आया था वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी का आया था कि इंसिडेंस जो मेजर करेंगे हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी से, ऐसा लोगों का मानना था उस क्वेश्चन में। तो भाई जब मैंने अभी क्रॉस सेक्शन वो केस कंट्रोल, सॉरी केस कंट्रोल स्टडी मैंने अभी पढ़ाई ही नहीं आपको, ना क्रॉस सेक्शनल पढ़ाई, तो कैसे उससे वो मेजर होगा। मैंने तो बताया नहीं, तो मैंने इंसिडेंस का जिक्र जो किया था वो कोहार्ट में ही किया था। और सबसे ज्यादा लोगों ने क्या किया, केस कंट्रोल स्टडी को सही माना था कि इंसिडेंस उसी से हम मेजर करते हैं। तो कम से कम इतना तो याद रखिए कि इसमें होता, ये सारे जो है ये इसका सिनोनिम्स है। कोहार्ट क्यों कहा गया, कोहार्ट इसलिए कहा गया कि जो इसमें स्टडी सब्जेक्ट्स थे वो हेल्दी इंडिविजुअल्स को लिया गया था, जिनको उस वक्त नाम दिया गया था कोहार्ट का, वो हेल्दी इंडिविजुअल्स थे। इसमें क्या करते हैं, स्टडी जो होती है हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग ये होती है, फॉरवर्ड लुकिंग होती है, प्रोस्पेक्टिव कह लीजिए। क्यों होती है, आज हम कोई स्टडी शुरू कर रहे हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स हमने लिए, कोई एक हेल्दी ग्रुप हमने लिया था पॉपुलेशन में से, उसमें से हमने दो ग्रुप लिया रिस्क फैक्टर, हमने पहले उस पॉपुलेशन में हमने रिस्क फैक्टर का डिफाइन किया, लाइक ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग या फिजिकल एक्सरसाइज, ये रिस्क फैक्टर थे। हमने इनको दो, एक ग्रुप को एक्सपोज करा दिया इससे और दूसरे ग्रुप को इसको एक्सपोज नहीं किया, लेकिन दोनों ग्रुप क्या थे, हेल्दी ग्रुप थे। अब हमने आज प्रेजेंट में स्टडी शुरू की, इसका आउटकम आएगा फ्यूचर में, फ्यूचर में इसका आउटकम आना है 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद, बहुत लंबा टाइम लगता है इस स्टडी में। तो क्या करना था, रिस्क फैक्टर को ये देखना था कि हाँ जो एक्सपोज्ड पर्सन है उसमें इन रिस्क फैक्टर्स का कितना इफेक्ट है, और जो नॉन एक्सपोज्ड पर्सन है रिस्क फैक्टर से उनमें कोई इंसिडेंस उस टाइप का आ रहा है कि नहीं उस डिजीज का, ये देखना था। तो यहाँ पे इसका एक नाम इसी से दे दिया गया, एक्सपोजर टू आउटकम स्टडी या रिस्क फैक्टर टू डिजीज। हमने रिस्क फैक्टर को ही तो स्टडी कर रहे थे, उससे हम आगे देखेंगे कि हाँ डिजीज डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है, तो इसलिए रिस्क फैक्टर टू डिजीज स्टडी था। इसी को प्रोस्पेक्टिव या फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी भी कहते हैं। प्रेजेंट में स्टडी शुरू होती है, फ्यूचर में इसका एंड होता है। हमको क्या करना है, सिर्फ फॉलो अप करना है, सिर्फ फॉलो अप करना है, कोई इंटरवेंशन नहीं करना था इसमें। तो इसीलिए इसको फॉलो अप स्टडी भी कहा जाता है। इंसिडेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब हमने रिस्क फैक्टर्स को हम पढ़ रहे हैं, हम फिर पाते हैं कि इस रिस्क फैक्टर से इस ग्रुप में इतनी नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस को ही आना तो इंसिडेंस कहलाता है। तो इसीलिए इसको इंसिडेंस स्टडी भी कहते हैं। और इसीलिए इंसिडेंस को जो मेजर किया जाता है कोहार्ट स्टडी से। पाएगा कोहार्ट स्टडी का जो सबसे बड़ा आउटकम हमें मिला था, सबसे पॉजिटिव चीज जो मिली थी, वो इंसिडेंस का मेजरमेंट, यानी इंसिडेंस रेट को मेजर करने के लिए कोहार्ट स्टडी जरूरी थी। कोहार्ट स्टडी से ही इंसिडेंस रेट निकला था उस वक्त सबसे पहले। तो इंसिडेंस मेजर किससे किया जाएगा, कोहार्ट स्टडी से किया जाएगा। अब तो याद कर लीजिएगा, दोबारा ना गलत हो। इसका दूसरा नाम था प्रोस्पेक्टिव कोहार्ट स्टडी, इसी को कंकरेंट या करेंट कोहार्ट स्टडी दोनों नामों से जाना था। क्या करते हैं, इसमें जब स्टडी शुरू होती है तो आउटकम नहीं मिला हुआ था, सिर्फ क्या होता है, एक्सपोजर हुआ होता है। जब हम स्टडी शुरू करते हैं तो सिर्फ एक्सपोजर को ध्यान में रखते हैं, आउटकम नहीं मिला हमें। आउटकम मिलेगा 25 साल, 30 साल बाद। यही चीज थी, आउटकम हैज नॉट येट अकर्ड व्हेन द स्टडी हैज बिगन, ओनली एक्सपोजर हैज अकर्ड। देखिए तीसरी लाइन में क्या लिखा है, ओनली एक्सपोजर है अकर्ड, सिर्फ एक्सपोजर हुआ था। अब हम क्या देखते हैं कि वो डिजीज एक्सपोज और नॉन एक्सपोज ग्रुप में कितनी हो रही है, यही तो डेवलपमेंट हमें देखना है, सिर्फ हमें ऑब्जर्व करना था। इसलिए ये एनालिटिकल स्टडी थी, ऑब्जर्वेशनल स्टडी की सब टाइप। इसके दो बड़े क्लासिकल एग्जांपल थे, फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी मैंने बताया था 1948 में हुई थी, फ्रेमिंगम नामी टाउन में अमेरिका में हुई थी। यही जो मैंने अभी रिस्क फैक्टर के नाम लिए थे ना, स्मोकिंग का, ओबेसिटी का, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, ये सब रिस्क फैक्टर से लेकर दो ग्रुप बनाया गया था, एक्सपोज और नॉन एक्सपोज। एक ग्रुप में इन रिस्क फैक्टर को स्टडी किया गया, एक ऐसे ग्रुप थे जिनमें ये सब रिस्क फैक्टर नहीं थे, रिस्क फैक्टर फ्री थे, उनको पढ़ा गया था। 25 साल बाद उसका जाके वो निकला था, 20 साल बाद, 20 साल बाद उसका रिजल्ट निकला था। हाँ, जो लोग स्मोकिंग करते थे उसमें कोरोनरी हार्ट डिजीज के इंसिडेंस ज्यादा थे, जिनमें फिजिकल एक्सरसाइज कम थी उनमें इंसिडेंस ज्यादा था, जिनमें फिजिकल एक्सरसाइज कम थी उनमें इंसिडेंस कम था। ठीक इस तरीके से ये निकला था। 30 to 62 ईयर्स का इनका वो सैंपल साइज था। टोटल 5,000 से ज्यादा केसेस पे इन्होंने स्टडी की थी,
सैंपल साइज भी बहुत बड़ा था और 20 साल तक स्टडी हुई थी। फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी और डाल्स एंड हिज प्रोस्पेक्टिव स्टडी ऑन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, ये वाली जो स्टडी हुई थी ये इंग्लैंड में हुई थी, और ये फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी कहाँ हुई थी, अमेरिका में हुई थी। ये बड़े क्लासिकल एग्जांपल है किसके, कोहार्ट स्टडी के। एक बार का क्वेश्चन आया हुआ है एमयू के एंट्रेंस में पीजी के, फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी किस टाइप की स्टडी है। चारों ऑप्शन थे, इकोलॉजिकल स्टडी थी, कोहार्ट स्टडी थी, क्रॉस सेक्शनल थी, और केस कंट्रोल स्टडी थी। ये चार ऑप्शन थे उसमें। तो कभी कभी यहीं से सिर्फ फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी क्या है, कोहार्ट स्टडी है। सिंपल सी चीज हमें जानना है। कोहार्ट स्टडी का सबसे बड़ा आउटकम जो हमें मिला था वो इंसिडेंस मिला था, और उसके बाद रिस्क, वो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है, अभी उसको भी देखेंगे। इसमें दूसरी जो टाइप थी, दो और टाइप थी, रेट्रोस्पेक्टिव और कंबाइंड प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव। बस इसका नाम याद कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं करना, इसको इग्नोर मार दीजिए। जैसे सीबीएसई की रिपोर्ट में हम एमसीवी एमसीएचसी को इग्नोर करते हैं, वैसे इनको भी बस नाम याद कर लीजिए कि हाँ ये कुछ होता है, उसकी सब टाइप है। कोहार्ट में तीन तरीके की होती है, प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव और कंबाइंड। मेन जो है वो प्रोस्पेक्टिव ही है, जिसको करंट या कंकरेंट भी कहते हैं स्टडी को। इनको बस नाम याद रख लीजिएगा। इससे मिला क्या, हमें मिला था इंसिडेंस रेट। हमें क्या मिला था, इंसिडेंस रेट। तो जब भी क्वेश्चन आए, इंसिडेंस रेट इज मेजर्ड बाय कोहार्ट स्टडी। कोहार्ट स्टडी से इंसिडेंस रेट मेजर होता है। इसका क्या फार्मूला था, नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन ए डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिएगा, नंबर ऑफ न्यू केसेस, वही जो रिस्क फैक्टर जो थे जिनसे एक्सपोज हुए थे उनसे कितने केस बन के आए, कितने लोगों को डिजीज हुई, तो वो नए केस थे। तो वही इसका फार्मूला था, नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज इन ए ईयर अपॉन टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क। जब हम स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, ये 1 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 6 महीने हो, लेकिन कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए हम नॉर्मली 1 साल कर लेते हैं, 1 साल को जोड़ देते हैं, सिर्फ 1 साल का देखते हैं, ये कन्वीनियंस के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि 1 साल ही फिक्स करना है, नहीं। अगर 6 साल का देखना है तो 6 साल भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, 6 ईयर्स में, उसका अलग आ जाएगा। सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी आसानी के लिए हम लोग एक एक साल लगाते हैं इंसिडेंस या किसी भी चीज में। जब हम टाइम स्पेसिफिक करते हैं तो ज्यादातर हम 1 साल ही लगाते हैं, वो अपनी आसानी के लिए लगाते हैं। इसका फार्मूला याद कर लीजिएगा, नंबर ऑफ न्यू केसेज ऑफ ए डिजीज इन ए ईयर अपॉन टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क इंटू 1000। अब 1000 है तो इंसिडेंस क्या हुआ, 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 1000 में हम देखेंगे इस चीज को। तो ये रेट, रेट मैंने बताया था, न्यूमरेटर इज अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लायर इज 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख। अगर इस तरीके से मल्टीप्लायर आ रहा है तो वो रेट होता है। आगे लिखा भी है पूरा, इंसिडेंस रेट, इंसिडेंस इज ए रेट। किससे मेजर किया जाता है, कोहार्ट स्टडी से। फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ न्यू केसेज ऑफ ए डिजीज इन ईयर अपॉन टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क, ये था, मल्टीप्लायर 1000। ये दो चीजें हैं। अब अटैक रेट और सेकेंडरी अटैक रेट, ये स्पेशल टाइप का इंसिडेंस है, ये स्पेशल टाइप का इंसिडेंस रेट है। ये क्या है, ये स्पेशल टाइप के इंसिडेंस रेट है। ठीक, ये जो अटैक रेट है आपका, ये सेकेंडरी अटैक रेट है, ये स्पेशल टाइप का इंसिडेंस रेट था। अटैक रेट क्या है, इंसिडेंस रेट यूज व्हेन पॉपुलेशन एक्सपोज फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, जब टाइम पीरियड बहुत कम हो, 1 हफ्ते का हो, 2 हफ्ते का हो, 1 महीने का हो, तब उस वक्त हम अटैक रेट निकालते हैं ना। एक्यूट डिजीजेस के लिए खास तौर से हम अटैक रेट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ना कि इंसिडेंस का। एक्यूट डिजीजेज में अटैक रेट ज्यादा कॉमन होता है, इसी से हम इसको स्पेसिफाई करते हैं कि उस डिजीज के कितने केसेस आ रहे हैं, तो वो हम अटैक रेट में उसको डिनोट करते हैं, उसको अटैक रेट से बताते हैं। क्यों, क्योंकि जो एक्सपोजर था, वो जो टाइम था एक्सपोजर का वो बहुत कम था। तो इसका फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ न्यू केसेस डेवलप, नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ ए स्पेसिफाइड डिजीज ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम अपॉन, अब ये देखिए, टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क, यहाँ पे भी वही चीज है, टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग द सेम पीरियड। जिस पीरियड में हम नंबर ऑफ न्यू केसेस देख रहे हैं उस किसी डिजीज का, वही पीरियड रहेगा कि उस पीरियड के दौरान जो पॉपुलेशन रिस्क पे थी, यानी ड्यूरिंग द सेम पीरियड।
अब यहाँ पे एक वो है, थोड़ा सा कहानी में थोड़ा मोड़ है। इसका जो मल्टीप्लायर है वो 100 होगा। तो जब भी अटैक रेट की बात आती है तो सबसे पहली चीज ध्यान में होनी चाहिए कि ये क्या है, इंसिडेंस रेट का एक टाइप है, लेकिन इसका मल्टीप्लायर 100 था। अब जब भी इसको हम डिनोट करेंगे वो परसेंटेज में, तो परसेंटेज में क्या चीज डिनोट की जाती है, प्रपोर्शन। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, मल्टीप्लायर क्या हुआ, 100 हुआ। अब ये चीज आ गई प्रपोर्शन में, लेकिन वही है ना, कहानी में थोड़ा सा मोड़ ये था कि इंसिडेंस रेट का स्पेशल टाइप है ये, पर जो इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे तो ये हो गया प्रपोर्शन। अब जब भी हम अटैक रेट या सेकेंडरी अटैक रेट बताते हैं उसको हम परसेंटेज में बताते हैं। फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ ए स्पेसिफाइड डिजीज ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब वो एक हफ्ता भी हो, 10 दिन भी हो, 15 भी दिन हो, जो भी हो, टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग द सेम पीरियड इनटू 100। अटैक रेट कब दिखाते हैं, जब एक्सपोजर एक्सपोजर का जो टाइम है वो बहुत कम हो, बहुत छोटा सा टाइम पीरियड हो, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते ऐसे हो। हाँ? ज्यादा हो गया तो फिर वो इंसिडेंस रेट बन जाता है, उसको अलग तरीके से फिर देखते हैं। सेकेंडरी अटैक रेट में मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ एक्सपोज पर्सन डेवलपिंग द डिजीज विद इन द रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड फॉलोइंग एक्सपोजर टू प्राइमरी केस। मैंने इसमें खुद का एग्जांपल दिया था उस वक्त, अगर याद हो किसी को। मान लीजिए इस क्लास में इस वक्त 20 लोग मौजूद हैं, और बजाय ऑनलाइन पढ़ाने के मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। मैं क्लास में आया, मैं हो गया, मुझे लेकर कितने हुए, 20 + 1 21 लोग। मुझे थी टीबी, मुझे क्या थी, टीबी, मैं ट्यूबरक्लोसिस का केस था। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे खांसी आ गई, मैंने 2 4 बार खांस दिया। अब क्या हुआ कि जो भाई सब लोग एक्सपोज हो गए, उस पूरे क्लास में जितने लोग थे वो उससे एक्सपोज हो गए, उस माइकोबैक्टीरियम से एक्सपोज हो गए। अब जितने लोगों को डिजीज डेवलप होगी, अब उनमें से सबको डिजीज डेवलप नहीं हो सकती, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं ना, मैंने बताया था डिजीज के डेवलप में मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं, सिंगल फैक्टर काम नहीं करता। तो कुछ लोगों को हो सकता है, उनमें से 20 में से सिर्फ 5 लोगों को टीबी हो जाए, 5 लोगों को, बाकी 15 लोग क्या थे, फ्री थे, उनको डिजीज नहीं हो पाई, चाहे उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो, उनका सराउंडिंग्स अच्छी थी, इम्यून पावर मजबूत था, तो उसकी वजह से उनको नहीं हुई। 5 लोगों को हो गई, 5 ससेप्टिबल थे, उनको हो गई। अब जब हम सेकेंडरी अटैक रेट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, किसी को फार्मूला याद है? नहीं याद है। हमने इसमें बताया था कि जब हम इसका, जी हाँ, जब हम अब इसका सेकेंडरी अटैक रेट निकालेंगे तो मैं अपने आप को एक्सक्लूड कर दूंगा उसमें से, मैं अपने आप को एक्सक्लूड कर दूंगा। मैं क्या था, प्राइमरी केस था, मैंने ही फैलाया है उस डिजीज को, तो मैं अपने आप को एक्सक्लूड कर दूंगा। तो अब हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो कितने का आएगा, 20 का ही रहेगा। 20 की टोटल स्ट्रेंथ थी तो डिनोमिनेटर हमारा 20 का ही आएगा। और 5 लोगों को डिजीज डेवलप हुई तो न्यूमरेटर 5 का हो गया, मल्टीप्लायर क्या हुआ, 100 हुआ। तो सेकेंडरी अटैक रेट भी हमेशा परसेंटेज में डिनोट किया जाता है, हर डिजीज का अलग अलग है सेकेंडरी अटैक रेट। अभी जब हम इन्फेक्शन डिजीज पढ़ेंगे उसमें हर डिजीज का हर बार यही पढ़ेंगे कि इसका सेकेंडरी अटैक रेट किसी का 86% है, किसी का 40% है, किसी का 70% है, किसी का 90% है। तो वहां पे सेकेंडरी अटैक रेट सिर्फ लिख के और ये लिख देंगे कि इसका 86% है या जो भी है, सो ऑन, आगे बढ़ जाएंगे। बार बार इसको बताने की जरूरत भी मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ये चीज थी इसमें, जो जानने की चीज थी कि हाँ, प्राइमरी केस को इसमें ऐड नहीं करेंगे, प्राइमरी केस को इसमें ऐड नहीं करेंगे, ये इसकी खासियत थी सेकेंडरी अटैक रेट के लिए। तो क्या हुआ कि हमने इंसिडेंस रेट जो निकला हमारा कहाँ से, कोहार्ट स्टडी से। इसके दो स्पेशल टाइप के और सब टाइप आ गए जिनको हमने स्पेशल टाइप का इंसिडेंस का, अटैक रेट और सेकेंडरी अटैक रेट। अटैक रेट कब निकालते हैं, जब एक्सपोजर बहुत ब्रीफ टाइम के लिए हो, बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्सपोजर हो, तब हम अटैक रेट निकालते हैं। खासतौर से एक्यूट डिजीजेस के लिए अटैक रेट का इस्तेमाल ज्यादा होता है। सेकेंडरी अटैक रेट में हमने बताया था कि कोई प्राइमरी केस है वो जब डिजीज फैलाता है तब हम सेकेंडरी अटैक रेट उस डिजीज का निकालते हैं, बताएंगे। अब जैसा मैंने टीवी फैलाई, तो मैं सेकेंडरी अटैक रेट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस लिख के बताऊंगा कि हाँ, इतने परसेंट लोगों को सेकेंडरी अटैक रेट में ये डिजीज हो सकती है। ये चीज था, ये इंसिडेंस था। अब जब हमने बात कर ली, इंसिडेंस भी हो गया, कोहार्ट स्टडी को थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया था।
स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन की बात आई थी। कोहार्ट स्टडी मतलब जो रिस्क फैक्टर्स थे वो कितना उनका वो मजबूती के साथ वो डिजीज को काज कर सकते थे, उसी को हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। उससे हमारा हमने एसोसिएशन अगर हमने अज्यूम किया था तो क्या वाकई में वो एसोसिएट कर रहे हैं उस डिजीज को काज करने में, वो करते हैं, वो रिस्क फैक्टर्स जो है वो डिजीज काज कर सकते हैं कि नहीं करते हैं। यही चीज थी स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। कोहार्ट स्टडी में देखेंगे क्या था, सबका अपना अपना स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन होता है। तो इसमें जो पहली चीज हमें मिले थे रिलेटिव रिस्क मिला था। तीन मिलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन इसमें, रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूटेबल रिस्क और पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। अभी और देखेंगे। रिलेटिव रिस्क का क्या था, इंसिडेंस ऑफ डिजीज और डेथ अमंग एक्सपोज्ड अपॉन इंसिडेंस ऑफ डिजीज और डेथ अमंग नॉन एक्सपोज्ड। सिर्फ यही इसका फार्मूला है, यानी इंसिडेंस एक्सपोज्ड में कितना उस डिजीज का हो रहा है और नॉन एक्सपोज्ड में उस डिजीज का कितना इंसिडेंस हो रहा है, ये इसका फार्मूला था। तो अब अगर किसी को याद हो, मैंने पढ़ाया था रेट, रेशियो और प्रपोर्शन। रेशियो में हमने बात की थी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं होगा, कोई रिलेशन नहीं होगा, दोनों अलग अलग क्वांटिटीज होंगी। यहाँ पे एक्सपोज्ड अलग है, नॉन एक्सपोज्ड बिल्कुल अलग है, दो ग्रुप के लोग हो गए ना, तो इसलिए इसको रेशियो कहा गया। रिलेटिव रिस्क क्या है, रेशियो है, ये याद रखिएगा। रिलेटिव रिस्क इज ए रेशियो, नंबर एक चीज। अब हम बात कर रहे थे कोहार्ट स्टडी की, हमने रिस्क फैक्टर लिया। मान लीजिए हम लंग कैंसर का जो डॉल्स एंड हिल्स वाला था, लंग कैंसर का अगर हम एग्जांपल ले लें, हमने जो जो भी उनका वो रहा होगा सैंपल साइज भूल जाइए। सैंपल साइज में दो ग्रुप उन्होंने बनाया था, एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड का। एक्सपोज्ड में हमने पाया कि स्मोकिंग रिस्क फैक्टर ले लिया हमने। रिस्क फैक्टर क्या ले लिया, स्मोकिंग। आपका जो रिस्क फैक्टर था वो स्मोकिंग थी। एक्सपोज्ड पर्सन, जो एक्सपोज्ड ग्रुप था, हमने पाया कि जिसने स्मोकिंग की, जो लोग स्मोकिंग कर रहे थे 10 साल 20 साल बाद, मान लीजिए उनमें से 15 लोगों को लंग कैंसर हो गया। ठीक, जो एक्सपोज्ड ग्रुप था, जो स्मोकिंग करता था, उनमें से 15 लोगों को लंग कैंसर हो गया। जो नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप था, यानी जो स्मोकिंग नहीं करता था, उनमें से हो सकता है सिर्फ 5 लोगों को ही लंग कैंसर हुआ हो। मान लीजिए कि 5 लोगों को ही लंग कैंसर हुआ। जो स्मोकिंग करता था उनमें से उनको 15 लोगों को हुआ उनमें से, और जो स्मोकिंग नहीं करते थे उनमें से सिर्फ 5 लोगों को लंग कैंसर हुआ। अब इसका आपको रिलेटिव रिस्क निकालना है। रिलेटिव रिस्क अब आपको निकालना है, फार्मूला आपके सामने है। इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड, इंसिडेंस ऑफ डिजीज या डेथ अमंग एक्सपोज्ड। तो एक्सपोज्ड में कितने लोगों का हुआ था, 15। और दूसरा था इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड, नॉन एक्सपोज्ड में कितने लोगों को हुआ, सिर्फ 5 लोगों को। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 3 टाइम। अब हम यहाँ से ये चीज निकालेंगे कि जो एक्सपोज्ड ग्रुप है, जो स्मोकिंग कर रहा है, उनके में 3 गुना ज्यादा चांसेस है लंग कैंसर होने के बमुकाबले नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप, नॉन स्मोकर के। ठीक, रिलेटिव रिस्क में हमने ये चीज पाई कि जो एक्सपोज्ड ग्रुप था, जो स्मोकिंग करता था, उनके में 3 गुना ज्यादा चांसेस है लंग कैंसर होने के, किनके मुकाबले, जो नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप थे, जो स्मोकिंग नहीं करते थे। अब अगर यहाँ पे अब तीन तीन सिनेरियो आपके सामने डेवलप होगा। ये था रिलेटिव रिस्क। रिलेटिव रिस्क की वैल्यू अगर मोर देन 1 आ रही, जैसे इस पहले केस में आई 3 आ गई थी, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव एसोसिएशन। क्योंकि हम कह रहे 3 गुना ज्यादा चांसेस है स्मोकर वाले ग्रुप को लंग कैंसर डेवलप करने के लिए, तो ये पॉजिटिव एसोसिएशन हुआ। अब अगर मान लीजिए 15 इसमें भी होते और 15 ही नॉन एक्सपोज में होते, तो हमारा रिलेटिव रिस्क कितना आता, 1 आता, यानी कोई एसोसिएशन नहीं है। एक्सपोज में भी उतना ही हो रहा है, नॉन एक्सपोज में भी उतना ही हो रहा है। तो स्मोकिंग का कोई रिलेशन नहीं है लंग कैंसर काज करने में। अगर रिलेटिव रिस्क आपका 1 आता तो नो एसोसिएशन हो गया। अब एक्सपोज में मान लीजिए सिर्फ 5 हो रहे थे, सिर्फ जो स्मोकिंग कर रहे थे उनके में 5 ही कैंसर के केस डेवलप हुए, और नॉन एक्सपोज्ड में ज्यादा हो गए, नॉन एक्सपोज्ड में ज्यादा हो गए, एक्सपोज्ड में कम हो गए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, लेस देन 1 आएगी कि नहीं वैल्यू, 0.3 करके समथिंग आएगी इसकी वैल्यू। तो लेस देन 1 हो गई वैल्यू, रिलेटिव रिस्क यानी निगेटिव एसोसिएशन। अब हम ये कहेंगे कि जो स्मोकिंग थी वो नॉन एक्सपोज्ड में उसके चांसेस ज्यादा है लंग कैंसर के बजाय के जो जो स्मोकिंग करते थे। यानी इसका कोई इसमें काज करने के लिए स्मोकिंग जरूरी नहीं है, लंग कैंसर को काज करने के लिए स्मोकिंग का कोई रोल नहीं है।
किसी और वजह से हो रही है। ये था निगेटिव एसोसिएशन। जब भी लेस देन 1 आएगा, अगर हमारा रिलेटिव रिस्क लेस देन 1 आ रहा है तो हम कहेंगे कोई एसोसिएशन नहीं है, बल्कि किसी और वजह से हो रही है। रिलेटिव रिस्क एक है, एसोसिएशन बराबर का था, यानी कोई एसोसिएशन इस तरीके का डेवलप नहीं हो रहा है जिससे हम ये कह सकें कि जो स्मोकिंग है वो ज्यादा कास्ट है, बल्कि हमने पाया कि दोनों में बराबर का है, दोनों में बराबर का है। स्मोकिंग यहाँ से जुदा कर दीजिए। ज्यादा आ रहा है, पॉजिटिव एसोसिएशन है, मोर देन 1 का है, तो हाँ स्मोकिंग काज कर रहा है, लंग कैंसर एक्सपोज ग्रुप में स्मोकिंग काज कर रहा है। ये था रिलेटिव रिस्क की बात थी। रिलेटिव रिस्क क्या है? रेशियो है। किससे मिला रिलेटिव रिस्क भी? कहाँ से हमको हासिल हो रहा है? कोहार्ट स्टडी का स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है रिलेटिव रिस्क। दो और इसमें स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन थे, एट्रीब्यूटेबल रिस्क और पॉपुलेशन। एट्रीब्यूटेबल रिस्क का मतलब क्या होता है? किसी की तरफ मंसूब करना, किसी को उससे जोड़ना, हाँ? रिलेट करना, जोड़ना। अब जैसे मान लीजिए मैं कोई फर्म चला रहा था, जो कोचिंग चला रहा हूँ, मोती भाई हमारे इसके ओनर है। अब हमारी कोचिंग बहुत सक्सेसफुल हो गई, हर कोई टॉप 10 टॉप 15 में आ गया। तो बजाय वो इसके कहने कि हाँ ये मेरी कोचिंग है, मेरी वजह से, वो कहे नहीं हमारे जो टीचर्स थे उनकी वजह से ये जो स्टूडेंट थे इन्होंने अपनी मेहनत की, और जो टीचर ने उन्होंने अच्छा पढ़ाया जिसकी वजह से इनके अच्छे नंबर आए। तो उन्होंने क्या किया कि हम लोगों को उस सक्सेस में हम लोगों को शामिल किया, हमें उसका जिम्मेदार बताया। तो ये इसी को हम कहते हैं एट्रीब्यूट। तो उसको रिलेट करना, ये चीज हो गई एट्रीब्यूटेबल रिस्क। डिफरेंस इन इंसिडेंस रेट ऑफ ए डिजीज और डेथ बिटवीन एन एक्सपोज्ड ग्रुप एंड नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप। ये था। इसमें कैसे हम निकालते हैं एट्रीब्यूटेबल रिस्क को? तो इसका फार्मूला था इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड माइनस इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड। हाँ, इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड, ये इसका फार्मूला है। इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड माइनस इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड अपॉन इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड इनटू 100। अब ये चीज, अब वहां से आइए इधर वाले में इंसिडेंस की बात कर रहे थे हम। एक्सपोज्ड ग्रुप में मान लीजिए कितने लोगों को कैंसर हो रहा था? 15 इंसिडेंस थे। नॉन एक्सपोज्ड में 5 थे। इसी को यहाँ लेके आइए। इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड 15 कैंसर थे, 15 केसेस थे। नॉन एक्सपोज्ड में कितने थे? सिर्फ 5 थे। ठीक, टोटल इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड में फिर लेके आइए 15 ही इंटू 100। अब क्या हुआ? इसको जब हमने देखा माइनस किया तो 10/15 इंटू 100। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से जो आपको निकल के आएगा अराउंड 66%, अराउंड 66 या 67% के आसपास ये आएगा। तो इससे हमने ये माना कि 66% जो रिस्क फैक्टर हैं वो उस डिजीज को काज करने में अपना रोल अदा करते हैं, या उनका जो रोल है 66% तक वो डिजीज को काज कर सकते हैं। ये था इसका एट्रीब्यूटेबल रिस्क, यानी रिलेशन। उस डिजीज से उस रिस्क फैक्टर का कितना रिलेशन था, यानी हमने निकाल के लाया। तो स्मोकिंग का जो रिस्क फैक्टर से जो एसोसिएशन आया वो 66% का है। ये चीज थी यहाँ पे। दूसरी चीज क्या थी? पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। अब ये पॉपुलेशन को एज ए होल लेके देखते हैं। इंसिडेंस अमंग टोटल माइनस इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड अपन इंसिडेंस अमंग टोटल। टोटल इंसिडेंस कितना था? अब यहाँ पे आप आइए, तो 15 एक्सपोज्ड में थे, 5 नॉन एक्सपोज्ड में थे, तो टोटल इंसिडेंस हमारा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। नॉन एक्सपोज्ड में कितना था? 5, 5 ही तो नॉन एक्सपोज्ड में केस डेवलप हो रहे थे। और फिर से इंसिडेंस अमंग टोटल कितना आ जाएगा? 20। ये सिर्फ फार्मूले हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई क्या हुआ? 100 से हुआ। यहाँ पे आया कितना? 15/20 इंटू 100, 3/4। तो अराउंड 75% का ये पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। अब हम इसको कैसे बताएंगे? इसको ये बताएंगे कि अगर जो रिस्क फैक्टर है, जो कॉजेटिव एजेंट है, अगर हम उसको उस पॉपुलेशन से एलिमिनेट कर दें, हटा दें किसी भी तरीके से, तो 75% हमारी पॉपुलेशन जो है वो उस रिस्क फैक्टर से, उस डिजीज को डेवलप करने से बच जाएगी। यहाँ से जो हमने निकाला, हमने कहा कि
जो रिस्क फैक्टर था, जो पॉजिटिव एजेंट था, अगर हम उस पॉपुलेशन से उसको हटा दें तो हमारी जो 75% आबादी है वो बच जाएगी उस डिजीज से। ये था पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। लेकिन देखिए आमतौर से जो सवाल पूछा जाता है वो दो चीजें पूछी जाती है कि कोहार्ट स्टडी में स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो याद होना चाहिए हमें कि रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूटेबल रिस्क और पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क, ये तीन स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है कोहार्ट स्टडी के। उसमें से रिलेटिव रिस्क सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। क्या है ये? रेशियो है। इसका फार्मूला था इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड अपॉन इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड। हमने निकाल के देख लिया कैसे निकालते हैं। तीन तरीके से इसका सिनेरियो बना। रिलेटिव रिस्क अगर मोर देन 1 है तो पॉजिटिव एसोसिएशन था, रिलेटिव रिस्क अगर इक्वल टू 1 है तो नो एसोसिएशन है, और रिलेटिव रिस्क लेस देन 1 है तो निगेटिव एसोसिएशन है। ये चीज हमने पाई थी। इसको बस थोड़ा सा याद कर लीजिए हाँ कैसे रिलेट करते हैं एट्रीब्यूटेबल रिस्क और पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क का। यहाँ पे नीचे लिखा भी है, इट प्रोवाइड्स एन एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट बाय विच द डिजीज कुड बी रिड्यूस्ड इन दैट पॉपुलेशन इफ द रिस्क फैक्टर वाज एलिमिनेटेड। हमने अगर रिस्क फैक्टर को, स्मोकिंग को, उस पॉपुलेशन से हटा दिया तो 75% लोग जो है लंग कैंसर से बच जाएंगे। ये था पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। ठीक, अब ये तो यहाँ तक हो गया। कोहार्ट में यही बचा था लास्ट टाइम मेरा जो मुझे बताना था कोहार्ट स्टडी का। इसके एडवांटेज क्या थे? हमें, हमने पहले भी बात की, हमें क्या मिला? इंसिडेंस रेट मिला। हमें क्या मिला? इंसिडेंस रेट मिला। और बहुत सारे आउटकम्स हमें एक एक्सपोजर से या मल्टीपल एक्सपोजर से मल्टीपल आउटकम्स हमें एक ही स्टडी में मिल सकते हैं। ये भी था, हम उनको पढ़ सकते हैं एक साथ। तो रिलेटिव रिस्क का डायरेक्ट एस्टिमेट भी हमें मिल गया कि हाँ उस डिजीज का कितना रिस्क है, उस फैक्टर से, उस रिस्क फैक्टर से उस डिजीज के काज होने में कितना एक दूसरे का रिश्ता है। उसी को हमने कहा रिलेटिव रिस्क। और एक चीज और थी, डोज रिस्पॉन्स रेशियो भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन का मेथड दिया हुआ है, बहुत लेंदी है, कुछ नहीं याद करने से। तीन चीजें ये मेन थी। इंसिडेंस रेट इससे मिलता है, डायरेक्ट एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क हमें मिलता है, और बहुत सारे आउटकम्स, बहुत सारे एक्सपोजर एक साथ हम पढ़ सकते हैं। ये था। डिसएडवांटेज में देखिए इसका बहुत बहुत सारे डिसएडवांटेज। सबसे बड़ी बात जो सैंपल साइज था, वो बहुत बड़ा सैंपल साइज चाहिए हमको। सैंपल साइज हमें बहुत बड़ा चाहिए था। ड्यूरेशन, हमने कोहार्ट स्टडी की बात की थी, 20 साल तक चला था, तो ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, तो उसका ड्रॉबैक क्या आएगा? सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये आएगा लास्ट टू फॉलो अप। जो पेशेंट है, हमने 30 to 60 ईयर्स का सैंपल साइज लिया था कि इतने 30 से 60 साल के बीच के लोगों को हम इंक्लूड करेंगे अपनी स्टडी में। तो अब अगर कोई 55 साल का था या 50 साल का था, 20 साल बाद 70 ईयर्स का होना चाहिए था, वो 62 साल में ही चल बसा, फॉलो अप में खत्म हो गया, वो उसका फॉलो अप ही नहीं कर पाए, या वो कहीं माइग्रेट कर गया। हमने जहां हम स्टडी कर रहे थे, एक टाउन में कर रहे थे, वो बजाय अमेरिका के वो चला गया इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, वो माइग्रेट कर गया। अब वो लास्ट टू फॉलो अप हो गया, अब फॉलो अप में नहीं आ रहा है, किसी वजह से वो चला गया, मर गया। तो क्या हुआ कि सबसे बड़ा हमें इसका डिसएडवांटेज मिला लास्ट टू फॉलो अप, ड्यूरेशन ज्यादा होने की वजह से। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स में क्या हुआ भाई, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसकी भी तो एक उम्र होगी, एक एज होगी। 50 साल का इन्वेस्टिगेटर था, 65 साल में वो भी चल बसा, अब नए आदमी को लाना है। अब उसे तो हर चीज फिर से देखनी पड़ेगी ना, कैसे शुरू हुई थी, कहाँ से हमने स्टडी को शुरू किया था, क्या क्या रिस्क फैक्टर, उसे सब कुछ जानना, तब जाके वो उस स्टडी पीरियड में शामिल हो सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि शायद जो इन्वेस्टिगेटर है, एनालाइजर है, वो भी तो मर सकता है, या कोई और उसको डिजीज हो जाए, वो कहीं चला जाए। ये चीज थी। एथिकल प्रॉब्लम में ये होता है, एथिकल प्रॉब्लम में जो सबसे बड़ी चीज थी कि हम मल्टीपल एक्सपोजर को नहीं पढ़ सकते एक पॉपुलेशन में। कोशिश ये की जाती है कि एक सिंगल या मैक्सिमम 2 से 3 ही आउटकम रखे जाए, बहुत ज्यादा आउटकम नहीं होने चाहिए उसमें। तो ये एथिकल प्रॉब्लम थी, इतने सारे एक्सपोजर को एक साथ हर डिजीज के लिए, हर पॉपुलेशन में हम नहीं पढ़ सकते। ये था इसका, ये डिसएडवांटेज था। यहाँ से अब तक अगर मैं बात करूं सिर्फ कोहार्ट स्टडी की, कोहार्ट स्टडी क्या थी? प्रोस्पेक्टिव स्टडी थी, प्रेजेंट में शुरू होकर फ्यूचर में खत्म होने वाली स्टडी थी। एक्सपोजर टू आउटकम स्टडी थी। किसकी टाइप थी? एनालिटिकल स्टडी थी ये, ऑब्जर्वेशनल स्टडी की सब टाइप थी। इसके दो सबसे अच्छे एग्जाम्पल हमने देखे थे, फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी और डल्स एंड हिल्स लंग कैंसर स्टडी जो हुई थी। तो सवाल ये भी आ सकता है कि फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी किस टाइप की स्टडी है? वो हार्ट स्टडी थी। इनसे हमें दो बहुत अच्छी चीज मिली। एक तो हमें मिला इंसिडेंस रेट, दूसरा हमें मिला था स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन में रिलेटिव रिस्क।
इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन में एट्रीब्यूटेबल रिस्क और पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क भी हमने पढ़ लिया। ये दो चीजें बहुत कॉमन हमें मिली थी इससे। डिसएडवांटेज इसका क्या था? बहुत ज्यादा सैंपल साइज चाहिए आपको, ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, लास्ट टू फॉलो। जब ड्यूरेशन ज्यादा होगा तो पेशेंट मर भी सकता है, कहीं जा भी सकता है, उसकी कहीं बाहर जॉब लग गई, वो कहीं चला भी गया, तो फॉलो अप नहीं कर पाएंगे आप। और इसमें क्या था, इसमें सिर्फ फॉलो अप ही करना था, हमें कोई इंटरवेंशन नहीं करना था। कोहार्ट स्टडी में सिर्फ फॉलो अप ही करना था, तो लास्ट टू फॉलो अप हो गए थे। ये सारे इसके डिसएडवांटेज थे। अब आइए, जो आप लोगों ने इंसिडेंस रेट पे सबसे ज्यादा जो लोगों ने सही मारा था, सबसे ज्यादा जिन लोगों ने ये मारा था कि इंसिडेंस रेट इज मेजर्ड बाय, उन्होंने टिक किया था किस पे? केस कंट्रोल स्टडीज पे। मैं यही देख के हैरान था कि मैंने अभी केस कंट्रोल तो पढ़ाया ही नहीं था, फिर भी ये लोग बहुत आगे पढ़ के बैठे हुए हैं माशाल्लाह से। तो केस कंट्रोल स्टडी बिल्कुल अलग है, दो नाम इसमें है ऑलरेडी, एक केस एक कंट्रोल। इससे समझ लीजिए, केस क्या हुआ? डिजीज वाला पर्सन, कंट्रोल डिजीज फ्री पर्सन। ये था इस स्टडी का मेन, यही चीज है इसमें, केस कंट्रोल का यही होता है। इसकी जो खासियत थी, इसमें एक्सपोजर और आउटकम दोनों हो चुका। जब हम स्टडी स्टार्ट कर रहे होते हैं तो एक्सपोजर भी हो चुका था और उसका आउटकम भी आ चुका था, चाहे वो डेथ आए, डिसेबिलिटी आए, जो भी आए, मतलब आउटकम आ चुका था जब हमने स्टडी शुरू की है। इसीलिए इसको कहा जाता है बैकवर्ड स्टडी। क्यों? क्योंकि हम इफेक्ट टू काज, हम जो इफेक्ट आया है उसको काज से अब रिलेट करेंगे, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड जाएंगे। सॉरी, हाँ, बैकवर्ड स्टडी, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड हम जा रहे हैं। इफेक्ट जो था उसको काज से रिलेट करना है हमको। काज जो था, जिसने डिजीज काज की, उसका क्या इफेक्ट आया, इफेक्ट आ गया हमारे पास। अब हम इसको देखेंगे क्या वाकई में उस काज से उसका रिलेशन था या नहीं था, या किसी और दूसरी वजह से ये इफेक्ट आया। तो इसको हम केस कंट्रोल स्टडी में करते हैं। केस कंट्रोल स्टडी में दो ग्रुप बनेंगे यहाँ पे भी। एक डिजीज वाला ग्रुप होगा, हाँ, जिनको पर्टिकुलर डिजीज है, जिसको जो पर्टिकुलर डिजीज हमें पढ़नी है, वो वाले जो होंगे उनको हम केस में रखेंगे, उनको केस कहेंगे। और दूसरा एक ग्रुप बनाएंगे जो वो डिजीज फ्री होंगे, जिस डिजीज को हमें पढ़ना है। एक चीज यहाँ याद रखिएगा, कंट्रोल ग्रुप भी डिजीज ग्रुप हो सकता है, लेकिन जिस डिजीज को हम पढ़ रहे हैं वो वाली डिजीज उसमें नहीं होनी चाहिए। ये इसकी वो थी। मान लीजिए मुझे पढ़ना था, लंग कैंसर पढ़ना था, एक ग्रुप में लंग कैंसर हो चुका था, रिस्क फैक्टर मेरा स्मोकिंग ही रख लीजिए। तो एक ग्रुप ऐसा बनाऊंगा जिनको लंग कैंसर हो चुका है, वो वाला एक ग्रुप हो जाएगा। दूसरा ग्रुप ऐसा रखूंगा, कंट्रोल वाला जो ग्रुप होगा, हो सकता है उनमें दूसरा हो, कोई इसोफेजियल कैंसर ले लीजिए, या कोई स्टमक का कैंसर है, या कोई और डिजीज भी है। तो क्या हुआ, उनमें लंग कैंसर नहीं था, बाकी कोई दूसरी डिजीज हो सकती है, वो भी कंट्रोल में हो सकता है। आइडियली ये होना चाहिए कि जो कंट्रोल ग्रुप है वो फ्री फ्रॉम डिजीज होना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में ये पॉसिबल नहीं है। तो हम ऐसा कंट्रोल ग्रुप लेते हैं जो उस डिजीज, जिस डिजीज को हम पढ़ रहे हैं, वो डिजीज उसमें नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई दूसरी डिजीज अगर है तो वो चल जाएगा, मान लेंगे। ये इसकी रिक्विसाइट थी, प्री रिक्विसाइट जिसको हम कहते हैं। हाँ? इसमें एक कंट्रोल ग्रुप होगा, कंट्रोल ग्रुप होना मस्ट है। ये इस डिजीज का यही खासियत है, केस कंट्रोल, इसलिए कंट्रोल ग्रुप होना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक केस ग्रुप था जो डिजीज ग्रुप था, एक क्या था, डिजीज फ्री, वो डिजीज फ्री ग्रुप था जिसको हम कंट्रोल। इन दोनों को हम आपस में कंपेयर करेंगे, रिस्क फैक्टर से हम कंपेयर करके देखेंगे कि हाँ, रिस्क फैक्टर से जो जो डिजीज थी लंग कैंसर, वो जिनको रिस्क फैक्टर का एक्सपोजर था उनके में ज्यादा हुई थी, या जो नॉन एक्सपोज थे, जिन्होंने स्मोकिंग नहीं की थी, उनके में थी। यही चीज देखनी थी। तो कंपेयर, बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं हम, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। दो ग्रुप हमने बना लिए। ये किसके लिए सुटेबल है? रेयर डिजीजेस के लिए। हर डिजीज के जिसका काज पहले से ही पता है, जिसका पता है कि इसी से होती ही है, उसको पढ़ के क्या फायदा। अज्यूम, पहले हम तीन तीन स्टेप था ना, हाइपोथेसिस, फार्मूलेशन, सबसे पहले था हाइपोथेसिस को हम फार्मुलेट कर रहे हैं, फिर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब खाली हम टेस्ट करेंगे। हमने जो फार्मुलेट किया था, हम मान रहे थे कि हो रहा है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ये इसकी रिक्विसाइट है। अभी एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी एक जो डिजीज है, चार ऑप्शन अगर दे दिए जाए आपसे, केस कंट्रोल स्टडीज, कोहार्ट स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ये चार स्टडी आपको दे के पूछा जाए इनमें से कौन सी ऐसी है जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, तो तीन के बारे में हमें पता है कि ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी है। तो जो चौथा बचा, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, वो हो जाएगी एक्सपेरिमेंटल स्टडी। अभी उसके बाद देखते हैं।
तो सुटेबल फॉर द स्टडी ऑफ रेयर, कॉमन डिजीज के लिए इसको नहीं इस्तेमाल किया जाता है, रेयर डिजीजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 4 प्रोसेस इसमें होते हैं, 4 तरीके से इसके स्टेप हैं। सबसे पहले केस और कंट्रोल को हमें सेलेक्ट करना है। एक गिवन पॉपुलेशन होगी, उसमें से हमें केसेस निकालने हैं और उसी में से हमको कंट्रोल भी निकालने हैं। केसेस कहाँ से निकाल सकते हैं आप? केसेस पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में हम किसी हॉस्पिटल को पकड़ लें, हम वहाँ देख रहे हैं कि हाँ वहाँ पे ये इस तरीके के पेशेंट आ रहे हैं, जो हमें चाहिए वो वाले पेशेंट आ रहे हैं, हमने वहीं से उसको कलेक्ट करना शुरू कर दिया और वहीं से हम कंट्रोल भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, हम हॉस्पिटल से ही कंट्रोल भी ले सकते हैं। तो हमने केस को पहले सिलेक्ट किया, अब हमें कंट्रोल भी सिलेक्ट करना था। हम हॉस्पिटल से भी कंट्रोल ले सकते हैं जहां से हमने केस को लिया था, हम उसके नेबरहुड से हमने देखा कि हाँ इनके ये नेबर हैं, वहां से भी हम उनका कंट्रोल ले सकते हैं। इवन हम फैमिली से भी कंट्रोल ले सकते हैं। लेकिन फैमिली का जो कंट्रोल होता है, जो फैमिली का कंट्रोल होता है, खासतौर से रिलेटिव्स की बात, जब हम रिलेटिव्स कंट्रोल उनको कहते हैं, तो उनमें अगर जेनेटिक स्टडी है तो सिबलिंग को हम कंट्रोल में नहीं लेके आते। अदरवाइज आप सिबलिंग को कंट्रोल में रख सकते हैं, लेकिन जेनेटिक स्टडी में यह माना गया कि सिबलिंग कंट्रोल सुटेबल नहीं होगा, सिबलिंग को कंट्रोल में नहीं रख सकते। और जनरल पॉपुलेशन, वो जो पूरी पॉपुलेशन थी वहां से भी हम कंट्रोल को उठा सकते हैं। 4 तरीके से हम कंट्रोल बना सकते थे। एक तो हॉस्पिटल से ही ले सकते थे, नेबरहुड से ले लिया, उनके रिलेटिव से, फैमिली से ले लिया, या पूरी जनरल पॉपुलेशन थी वहां से हमने कंट्रोल को ले लिया। अब हमारे पास एक समस्या ये भी है कि कितने कंट्रोल लेंगे आप, ये क्वेश्चन होता है कि कितने कंट्रोल लेंगे। तो अगर जो हमारा सैंपल साइज है, मान लीजिए 10, 15 या 30 का, 40 का, अगर ये सैंपल साइज बहुत छोटे माने जाते हैं। अगर इतने सैंपल साइज हैं हमारे, जो हमें पढ़ना है, जो हमारा मेन स्टडी ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप या केस ग्रुप जो हमारा था, डिजीज्ड पर्सन वाला जो था, उसके जो हमने स्टडी हमें लेनी थी वो 10 या 15 लोग थे, उसमें 30 लोगों का था, तो ये सैंपल साइज बहुत छोटा माना गया। इसके लिए नंबर ऑफ कंट्रोल्स आपको 2, 3 या 4 पर केस, कम से कम 2, 3, 4 अप टू 4 कंट्रोल आप रख सकते हैं। अगर आपका सैंपल साइज छोटा है तो 4 नंबर ऑफ कंट्रोल, 4 तक आप कंट्रोल रख सकते हैं अगर सैंपल साइज स्मॉल है। ये चीज याद रखिएगा। अगर सैंपल साइज बहुत बड़ा है, 200, 400, 500, 1000, 2000, इस तरीके से अगर आपका सैंपल साइज आ रहा है, तब आप नंबर ऑफ कंट्रोल्स एक ही, यानी एक जो एक आपका केस है उसी से एक कंट्रोल भी उसी के साथ आप रख सकते हैं। यानी जितने हमारे केसेस थे उतने ही हम कंट्रोल भी रख सकते हैं। कब? जब सैंपल साइज बहुत बड़ा होगा, जब सैंपल साइज बहुत ज्यादा होगा। अब हमने सैंपल भी हमने उठा लिया, लेकिन याद रखिए बहुत इसमें सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है, कंट्रोल को चुनने में। कंट्रोल हमने आपको क्या बताया था कि वो उनकी खुसूसियत तो होनी चाहिए, बस उसमें वो डिजीज नहीं होनी चाहिए जिस डिजीज को हमें ऑब्जर्व करना है। जिस डिजीज को हमें ऑब्जर्व करना है वो डिजीज कंट्रोल्स में नहीं होनी चाहिए। बाकी और दूसरे फीचर्स जो थे, मान लीजिए हमने 30 साल का एक बंदा लिया था केस में, तो अराउंड 29 से 31 साल का ही केस भी होना चाहिए, तभी जाके हमारा रिजल्ट सही आएगा। अब 30 साल का स्मोकर है, हमने उसका कंट्रोल रख दिया 60 साल का स्मोकर। हाँ, उसके कंट्रोल को हमने 60 साल का स्मोकर रख दिया। भाई स्मोकिंग धीरे धीरे ही तो अपना असर दिखाती है। हो सकता है इसने 25 साल पे स्मोकिंग, अभी 5 साल का इसका एक्सपोजर है, और इसका कितना, इसका 35 साल का एक्सपोजर है, तो 35 साल के एक्सपोजर वाले में चेंजेस बहुत ज्यादा आ चुके होंगे ऑलरेडी लंग कैंसर में। तो ये चीज थी कि जो हमारे वो ना एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते होने चाहिए, उसी को हमने टर्म दिया मैचिंग का। पूरी कोशिश की जानी चाहिए सिर्फ उस डिजीज, जो डिजीज, जिस डिजीज को हमें स्टडी करना, उसको छोड़कर बाकी सारी खुसूसियात, सारे पैरामीटर्स आइडेंटिकल तो नहीं हो सकते, एकदम पास से पास होने चाहिए, बिल्कुल आसपास ही होने चाहिए। एज अगर हम ले रहे हैं तो एकदम मिलती जुलती एज होनी चाहिए। सराउंडिंग का ख्याल रखिएगा। अगर हम किसी को ले रहे हैं जिसका कोई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पुअर है, तो उसका कंट्रोल भी आप रखिए, तो उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो हो वो पुअर ही होना चाहिए। ना कि एक को गांव वाले को उठा के उसका कंट्रोल हमने शहर वाले का रख दिया जिसका बहुत अच्छा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, तो इससे भी जो आउटकम होता है ना उस पर असर पड़ता है। तो इसको हमने कहा मैचिंग। मैचिंग क्या करता है, एक नाम आता है कंफाउंडिंग फैक्टर्स का। कंफाउंडिंग फैक्टर्स वो फैक्टर होते हैं जो एक्सपोजर से भी अटैच होते हैं और आउटकम से भी अटैच होते हैं। जैसे मैंने एज का भी आपको जिक्र किया था, एज का 30 साल वाले में शायद एज उतना फैक्टर काम ना कर सके, लेकिन 60 साल वाले में एज का इफेक्ट बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो ये एज क्या हो जाएगी, ये कंफाउंडिंग फैक्टर इसको हम मान लेते हैं।
अब अगर आप किसी की समाज पे यानी हियरिंग पे, अगर हम हियरिंग लॉस और ये देख रहे हैं किसकी हियरिंग कितनी अच्छी है, आप दो ग्रुप आपने बना लिया, एक ले लिया जिनमें हियरिंग लॉस था थोड़ा बहुत और एक में नहीं था। अब आप क्या कर रहे हैं, एक जो हियरिंग वाला था, उस वक्त जब आपने टेस्ट शुरू किया बाहर शोर बहुत ज्यादा होने लगा अचानक से, तो हो सकता है कि वो ना सुन पाए, जबकि वो सही था, नॉर्मल कंडीशन में था आपका कंट्रोल, लेकिन अब वो सुन नहीं पा रहा है। तो ये जो शोर हो गया ये था क्या, अननोन कंफाउंडिंग फैक्टर। नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर वो कंफाउंडिंग फैक्टर जिनको हम जानते हैं। एज, अब मेल था, स्मोकर था, हमने उसको उसका कंट्रोल रख दिया फीमेल, तो ये जेंडर भी क्या हो गया, ये नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर हो गया। और जो मैचिंग होती है, जो मैचिंग हम करते हैं, ये इसी नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर्स को हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए मैचिंग की जाती है। जो एज ग्रुप हम ले रहे हैं केस का, वही एज ग्रुप होना चाहिए कंट्रोल का। जो जेंडर है इसका, केस का, वही जेंडर होना चाहिए कंट्रोल का। इसको हम कैसे एक दूसरे में डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मैचिंग के जरिए। अब ये नहीं कि हमने मेल लिया था 50 साल का स्मोकर और उसके कंट्रोल में हमने 25 साल का नॉन स्मोकर फीमेल दे दिया। तो जो ये एज हो गई, एज और जेंडर, ये नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर्स होंगे। जो मैचिंग आपका क्या क्या करती है, मैचिंग इन्हीं नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर्स को एलिमिनेट करने के लिए मैचिंग कराई जाती है दोनों में। सिर्फ एक चीज नहीं होनी चाहिए, क्या, डिजीज जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो कंट्रोल ग्रुप में नहीं होनी चाहिए, बाकी और खसूसियात और पैरामीटर्स जो होते हैं एकदम सेम होने चाहिए, लगभग लगभग। एग्जैक्ट आइडेंटिकल तो नहीं हो सकता, लेकिन लगभग लगभग सेम होना चाहिए, ये इसका माना गया था। तो मैचिंग हमने कर ली। मैचिंग ने क्या काम किया, जो नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर्स थे उनको हटाया। कैसे हटाया कि एज ग्रुप को हमने बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जेंडर ग्रुप को हमने बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले थे उनको हमने मैच करके बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया केस और कंट्रोल ग्रुप में। ये चीज कंफाउंडिंग फैक्टर के मैंने क्या बताया था, जो एक्सपोजर और डिजीज दोनों से जिनका रिलेशन होता है। और कंफाउंडिंग फैक्टर्स को ही हटाने के लिए हम क्या कराते हैं, मैचिंग कराते हैं। अब ये जो कंपाउंडिंग आपकी है, ये अक्सर बहुत सारी डिजीजेज या स्टडीज में अलग अलग तरीके से मिलती हैं, हर स्टडी में मिलती है। इनको कैसे कम किया जा सकता है, एक तो हमने बताया मैचिंग, दूसरा एक तरीका आता है, बहुत अच्छा तरीका है वो, रैंडमाइजेशन। एक रैंडमाइजेशन, एक मैचिंग, इसको याद रखिएगा। रैंडमाइजेशन और मैचिंग ये दोनों ही आपके कंफाउंडिंग फैक्टर्स को खत्म करने के लिए, हटाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे तरीके हैं, रिस्ट्रिक्शन है, स्ट्रेटिफिकेशन है, लेकिन उनको नहीं याद करना है। ये दोनों को इसलिए याद करना है क्योंकि सवाल ये पूछा जाता है, मोस्ट आइडियल मेथड टू रिड्यूस या टू कंट्रोल कंफाउंडिंग। अब कोई सवाल ये कर दे, व्हाट इज द मोस्ट आइडियल मेथड टू रिड्यूस कंफाउंडिंग, मोस्ट आइडियल मेथड टू कंट्रोल कंफाउंडिंग। कंफाउंडिंग को कंट्रोल करने के लिए सबसे आइडियल मेथड, सबसे बेस्ट मेथड जो होता है वो यही रैंडमाइजेशन होता है। अभी रैंडमाइजेशन आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना है कि सबसे बेस्ट मेथड कंफाउंडिंग को कंट्रोल करने के लिए वो रैंडमाइजेशन है। मैचिंग जो कराते हैं वो केस कंट्रोल स्टडीज के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी कंफाउंडिंग को कंट्रोल करता है, लेकिन किसमें, केस कंट्रोल स्टडी। ये मोस्टली यूजफुल होता है किसमें, केस कंट्रोल स्टडी में, मैचिंग। और बेस्ट मेथड है कंफाउंडिंग को कंट्रोल करने के लिए रैंडमाइजेशन, उसी को हमने मोस्ट आइडियल मेथड मान लिया। ये चीज हो गई। अब हमने मैचिंग करा ली, मैचिंग के बाद हमने एक्सपोजर को अब स्टडी कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ था, कैसे हुआ था, नहीं हुआ था। फिर हम क्या करेंगे, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। हर डिजीज में ये करते हैं लास्ट में। तभी जो डेटा हमने कलेक्ट किया, कंपाइल किया, उसको अब हम एनालाइज करेंगे और उससे हम इंफरेंस निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, हाँ इनका रिलेशन था, नहीं था इसमें। अब ये जो आपको ये मिल रहा है टेबल जो बना हुआ है, हाँ, ये काई स्क्वायर का 2x2 कंटिजेंसी टेबल इसको बोलते हैं। ये टेबल क्या है, ये जो सामने सब कुछ इसमें दिख रहा है, ये क्या चीज, किस चीज को ये शो कर रहा है, ये जो शो कर रहा है ना, ये स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है किसका, केस कंट्रोल स्टडी का। इस केस कंट्रोल स्टडी का स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन निकालते हैं इस तरीके से। इसको क्या नाम दिया गया, सबको याद होगा अगर हर किसी ने पढ़ रखा होगा, लास्ट टाइम जिसने भी पढ़ रखा होगा, आर्ट्स रेशियो इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आर्ट्स रेशियो। ये जो चीज है आपकी,
ये जो पूरी चीज है इसको हम ऑड्स रेशियो बोलते हैं। ये स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन दिखाता है किसमें, केस कंट्रोल स्टडी में। सबका अपना अपना अलग अलग स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है, मैंने पहले ही बताया था। रिलेटिव रिस्क किसका था, कोहार्ट स्टडी का था। ऑड्स रेशियो क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन किसका है, केस कंट्रोल स्टडी का है। इसी को हम कहते हैं दूसरे लफ्जों में क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो। देखिए एरो जो है वो क्रॉस दिखा रही है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो या ऑड्स रेशियो। कैसे निकालते हैं हम, ए इंटू डी, ये यही फार्मूला है इसका, बी इंटू सी, ये इसका फार्मूला है। आप देख लीजिए एरो से बना हुआ है। आपको बस यही याद करना है कि ए इंटू डी अपन बी इंटू सी, ये आर्ट्स रेशियो का यही फार्मूला है। आर्ट्स रेशियो क्या है, एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क। क्योंकि केस कंट्रोल स्टडी डायरेक्ट रिलेटिव रिस्क नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि इससे इंसिडेंस रेट हमको नहीं मिल रहा है। जहां जब इंसिडेंस नहीं मिलेगा तो रिलेटिव रिस्क नहीं मिलेगा। तो उसके लिए ये फार्मूला निकाल के लाया गया कि एक हमको एस्टिमेट मिल जाए, कम से कम सिर्फ एस्टिमेट, लगभग लगभग वाली बात है ये। एस्टिमेट जब हम निकालते हैं तो हम कहते हैं ना, हाँ कितना एस्टिमेट होगा वो बता दीजिए, तो लगभग लगभग में ही बात होती है। तो आर्ट्स रेशियो या क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो ये क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है किसका, केस कंट्रोल स्टडी का। इसमें दो चीज है, सबसे बड़ी इसकी जरूरत क्या है, कंट्रोल मस्ट है। कंपेयर करते हैं डिजीज ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप से, उससे जो निकलता है आर्ट्स रेशियो से हम उसका रिलेटिव रिस्क निकाल के देखते हैं। तो एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क आर्ट्स रेशियो कहलाता है, जो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है किसका, केस कंट्रोल स्टडी का। इसमें जब हम स्टडी शुरू करते हैं तो उस वक्त एक्सपोजर भी हो चुका होता है और उसका रिजल्ट यानी आउटकम भी हमें मिल चुका होता है। तो हम बैकवर्ड स्टडी या इफेक्ट टू काज हम इसको देखते हैं। अब हमने केस कंट्रोल स्टडी थोड़ी सी देख ली, थोड़ी सी ये देख ली, और हमने ये देख लिया कि मैचिंग से हम क्या करते हैं, मैचिंग से हम कंफाउंडिंग, खासतौर से नॉन कंफाउंडिंग, जो नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर्स थे उनको हम दोनों ग्रुप में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या कंट्रोल करते हैं, उसको एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेशन का सबसे अच्छा तरीका क्या था, कंफाउंडिंग फैक्टर्स को अगर हमको रोकना है, कंट्रोल करना है, एलिमिनेट करना है, तो उसका आइडियल मेथड या बेस्ट मेथड क्या है, अभी बताया था, randomization. रेंडमाइजेशन। और जहां तक मैचिंग की बात है वो स्पेशली यूज होता है सिर्फ केस और कंट्रोल स्टडी में। मैचिंग भी करती है, नॉन कंफाउंडिंग केसेस को ये रोकती है, लेकिन ये सिर्फ किसमें, केस कंट्रोल स्टडी में। इसका स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन क्या है, ऑड्स रेशियो है, ये याद रखिएगा। अब हम बेसिक डिफरेंस देखेंगे कोहार्ट स्टडी में और केस कंट्रोल स्टडी का बेसिक डिफरेंस क्या, वहीं से वो समझ लीजिए, वो अब तक का जो हमने पढ़ा है ना वो पूरा आउटकम यहीं पे अभी आपको मिलेगा, इसको आप ध्यान में रखिए। कोहार्ट स्टडी है, केस कंट्रोल स्टडी है। जब हम कोहार्ट स्टडी शुरू करते हैं तो सिर्फ एक्सपोजर हुआ होता है, आउटकम नहीं मिला होता है, सबसे पहली चीज थी। जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं कोहार्ट स्टडी को तो सिर्फ एक्सपोजर हो चुका होता है, इफेक्ट अभी नहीं आया, आउटकम नहीं आया है। तो स्टार्ट फ्रॉम इफेक्ट टू काज, हमेशा ये देखिए प्रोस्पेक्टिव स्टडी इसीलिए इसको कहते हैं, क्योंकि ये फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी है। प्रेजेंट में शुरू करते हैं, रिजल्ट आता है फ्यूचर में। लंबी ड्यूरेशन की ये स्टडी थी। यहाँ से एक चीज मिल गई आपको, सिर्फ एक्सपोजर हुआ था जब हमने स्टडी शुरू की थी। केस कंट्रोल स्टडी में क्या था, एक्सपोजर और आउटकम दोनों मिल चुका था जब हमने स्टडी शुरू की थी, यानी प्रोसीड्स फ्रॉम काज टू इफेक्ट या बैकवर्ड स्टडी इसी को कह लीजिए। इसके सिनोनिम्स देख लीजिए, ढेर सारे हैं, यहीं पे सब लोग हमेशा परेशान रहते हैं। फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी, काज टू इफेक्ट स्टडी, एक्सपोजर टू आउटकम, प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहते हैं, इंसिडेंस स्टडी या रिस्क फैक्टर टू डिजीज स्टडी, और भी बहुत सारे हैं, देख लीजिएगा एक बार बुक में। केस कंट्रोल स्टडी का क्या था, रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी, इफेक्ट टू काज, बैकवर्ड लुकिंग स्टडी। या आउटकम मिल चुका है क्योंकि आउटकम हो चुका था, तो इसलिए कहा गया आउटकम टू एक्सपोजर स्टडी। या डिजीज टू रिस्क फैक्टर, डिजीज मिल चुकी है, आउटकम हुआ तो डिजीज मिल गई, डिजीज से हमने रिस्क फैक्टर को कोरिलेट कर रहे हैं, तो डिजीज टू रिस्क फैक्टर स्टडी। या ट्रोहाक, इसी कोहार्ट को आप पीछे से पढ़ना शुरू कर दीजिए, TROHOC, उसी को हमने कहा ट्रोहाक स्टडी। ट्रोहाक स्टडी क्या है, केस कंट्रोल स्टडी का सिनोनिम है। ठीक, एडवांटेज क्या है कोहार्ट स्टडी का, इंसिडेंस रेट हमें मिला, यहाँ से रिलेटिव रिस्क मिला। ठीक, और ये हमें क्या करता है, मल्टीपल फैक्टर्स को एक साथ हमको इसमें पढ़ने में मिल जाता है। कोहार्ट स्टडी हम मल्टीपल रिस्क फैक्टर को एक साथ स्टडी कर सकते हैं। केस कंट्रोल स्टडी में क्या था, आसान है क्योंकि आपको डिजीज मिल चुकी है,
तो जाहिर सी बात है उसको रिलेट करना ज़्यादा आसान है। और ये क्योंकि डिजीज हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं, तो इनएक्सपेंसिव भी होता है। पर्टिकुलरली सुटेबल टू इन्वेस्टिगेट रेयर डिजीजेस, ये याद रखिएगा। ये रेयर डिजीजेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सुटेबल है। केस कंट्रोल स्टडीज और कोहार्ट स्टडीज रेयर काज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पढ़ने के लिए कोहार्ट स्टडी, और रेयर डिजीज को पढ़ने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए केस कंट्रोल स्टडी। फॉलोअप का इसमें कोई झंझट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई डिजीज ऑलरेडी हो चुकी है, आउटकम तो मिल चुका है। अब सिर्फ हमें उसको पीछे जाके देखना था, उस पर कैसे कैसे वो डेवलप हुआ। हमें आउटकम ऑलरेडी मिल चुका है। यहाँ क्या था, यहाँ हमें आउटकम देखना था, यहाँ हमें कोहार्ट स्टडी में आउटकम देखना था। तो फॉलोअप में अक्सर मैंने बताया किसी की डेथ हो गई, किसी की कहीं बाहर जॉब लग गई, कोई माइग्रेट कर गया, या कुछ जानबूझ के कुछ लोगों ने स्टडी ही छोड़ दी कि कौन जाए फालतू में टाइम वेस्ट करने। तो फॉलोअप का लास्ट जो था कोहार्ट स्टडी में था, केस कंट्रोल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। अब जब डिजीज हो चुकी है, तो सब्जेक्ट को कोई रिस्क भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ रिस्क था सब्जेक्ट को, रिस्क, क्योंकि हमें फॉलो अप करना था बहुत दिनों तक। कुछ भी डेवलप हो सकता था, उसको दूसरी और डिजीज भी डेवलप हो सकती थी, किसी और के आए 10-20 लोगों को हम देख रहे थे। तो इसका ये था एडवांटेज, और इसी के साथ साथ डिसएडवांटेज भी आप देखिएगा। डिसएडवांटेज में क्या था, एथिकल प्रॉब्लम मैंने बताई थी। क्यों? क्योंकि हमेशा एथिक्स में ये बताया गया है कि 1 से 2 रिस्क फैक्टर को ही आप स्टडी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर को आप स्टडी नहीं कर सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग, ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लगता है कोहार्ट स्टडी में। फॉलोअप क्लास हो रहा था, ये हमने बताया। एक्सपेंसिव थी, जाहिर सी बात है। हम अगर 5,000 10,000 लोगों को 20 साल तक हमें पढ़ना है, तो उसके लिए हमें बहुत सारे लोगों को काम पे भी तो लगाना है। इन्वेस्टिगेटर होगा, एनालाइजर होगा, कई लोग होंगे जो डेटा को कलेक्ट करेंगे, कंपाइल करेंगे, एनालाइज करेंगे, पैसा भी लग रहा है। तो रेयर डिजीजेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सुटेबल नहीं। सुटेबल किसके लिए थे? रेयर काज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। रेयर डिजीज के लिए सुटेबल क्या थी? केस कंट्रोल स्टडी था। अब यहाँ पे केस कंट्रोल स्टडी का जो डिसएडवांटेज था वो था कि एक अप्रोप्रिएट कंट्रोल ग्रुप को सिलेक्ट करना, ये सबसे मुश्किल काम है इसमें, केस कंट्रोल स्टडी में। दूसरी चीज थी, ये इंसिडेंस नहीं बता सकता। केस कंट्रोल स्टडी क्या कर रहा था? इंसिडेंस नहीं बता। जब इंसिडेंस नहीं बता रहा था तो रिलेटिव रिस्क भी नहीं बता रहा था। तो क्या ये क्या बता रहा था? ये सिर्फ ऑड्स रेशियो। ऑड्स रेशियो क्या था? सिर्फ एक एस्टिमेट था, रिलेटिव रिस्क जानने का। तो हमने बताया क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो या ऑड्स रेशियो, ये स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है किसका? केस कंट्रोल स्टडी का था। हमें क्या क्या मिला? ये नीचे स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन में है, रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूटेबल रिस्क और पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क, ये मिला कोहार्ट स्टडी से। ऑड्स रेशियो में किससे मिला? केस कंट्रोल स्टडी से। यही इसका अब तक नट शेल में जो हमने अब तक पढ़ा है, वो इतनी ही चीजें हमें जानने की है इसमें। ठीक, अब आइए तीसरी चीज, एक स्टडी है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशनल एपिडेमियोलॉजी। ऑब्जर्वेशनल स्टडी का ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्यों है? क्योंकि इसमें फॉलोअप नहीं करना है, हमें इसमें फॉलोअप नहीं करना है। हमने एक पॉपुलेशन ली, मान लीजिए कोई एक पॉपुलेशन ग्रुप ली, जिसकी कोई एक कम्युनिटी ली जिसकी टोटल पॉपुलेशन थी 5,000। उसमें से हमको सिर्फ एक क्रॉस सेक्शन का मतलब आप समझ गए होंगे, एक सेक्शन से हमने थोड़ा सा पोर्शन निकाल लिया। ये जो 5,000 की पॉपुलेशन थी, इसमें से हम एक थोड़ा सा पोर्शन निकाल के उसी को सिर्फ स्टडी करेंगे। अब 5,000 की पॉपुलेशन थी, आप कह लीजिए कि हमने 500 लोगों को स्टडी करना है। सैंपल साइज हमने 500 लोगों का ले लिया। टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 5,000 लोगों की थी। और उसमें से हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कितने लोगों को? 500 लोगों को। 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन, जितने भी दिन के लिए, उसी को हमने कहा एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ना, सिंगल एग्जामिनेशन ऑफ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए पॉपुलेशन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। कोई एक टाइम फ्रेम हमने ले लिया कि हमें इतने दिनों में इतने लोगों को स्टडी करना है। 5,000 की पॉपुलेशन थी, हमने उसमें से सैंपल साइज निकाल लिया 500 लोगों का, यानी इसका 1/10 पोर्शन लिया ना, 5,000 का 1/10 हमने ले लिया। 500 लोगों को हमने पढ़ लिया। अब 500 लोगों पे जो हमारा इफेक्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसको हम इस 5,000 लोगों पे लागू करके बता देंगे। आसान है।
कोई दिक्कत नहीं, टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं है। एक बार में हमको देखना है, फॉलो अप नहीं करना है। सैंपल साइज स्मॉल होता है, उसको फिर पूरे पॉपुलेशन पे हम उस रिजल्ट को प्रोजेक्ट कर देंगे, बता देंगे कि हाँ जितना यहाँ आया था इसी के अकॉर्डिंग ये 5,000 लोगों में इस डिजीज का इतना डिस्ट्रीब्यूशन है। ये थी क्रॉस सेक्शनल स्टडी। एडवांटेज क्या था, ये बताता है प्रिवेलेंस ऑफ द डिजीज अंडर स्टडी। अब कैसे प्रिवेलेंस बताता है, कैसे प्रिवेलेंस बताता है, हमने लिया 1 महीने के टाइम के अंदर अंदर हमें 500 लोगों को पढ़ना है, ये हमारा टाइम पीरियड था। अब कोई डिजीज है, आप मान लीजिए ट्यूबरक्लोसिस की ही बात आप कर लीजिए, कोई डिजीज है, हमको इतने ही टाइम फ्रेम में पढ़ना है, ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम था, ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, इसमें हमने ट्यूबरक्लोसिस को देखना था। हमने 500 लोगों को लिया, उसी में से 5,000 में से 500 लोगों को ले लिया। कुछ लोगों को मान लीजिए पहले से, टीबी क्या है, क्रोनिक डिजीज है, तो क्या हुआ कुछ लोगों को ऑलरेडी थी जो यहाँ पे हमें मिले, हमें यहाँ पे मिल गए। कुछ नए लोग भी, हमको नए केसेस भी मिल गए यहीं पे, तो कुछ पुराने केस भी थे, कुछ नए केस भी हमको मिल गए इसी 1 महीने के अंदर अंदर, इन्हीं 500 लोगों में। 500 लोगों में मान लीजिए 50 केस हमको मिल गए थे टोटल, किसके, ट्यूबरकुलोसिस के, 1 महीने के टाइम के अंदर। तो प्रिवेलेंस की जो डिफिनेशन होती है, टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम ऑफ ए स्पेसिफाइड डिजीज। तो अब वो टोटल नंबर ऑफ केसेस में जो चीज होती है ना, न्यू और ओल्ड, न्यू प्लस ओल्ड दोनों केसेस को हम रखते हैं हम टोटल केसेस में। तो प्रिवेलेंस इसी को कहते हैं कि एक फिक्स टाइम पीरियड, टाइम दिया गया हो, उसमें जो हमें जो उस डिजीज के जो जितने केसेस मिल रहे हैं उसको हम कहेंगे प्रिवेलेंस। सिर्फ डिजीज का वो बता रही है, डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, एटियोलॉजी नहीं बता रही है। डिसएडवांटेज में यही था, टेल्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज रादर देन इट्स एटियोलॉजी। एटियोलॉजी से हमें नहीं लेना देना, हमें ये देखना है कि इस पॉपुलेशन में टोटल नंबर ऑफ केसेस ट्यूबरक्लोसिस के कितने आए। 50 आ गए। अब 50 क्योंकि हमने 1/10 लिया था टोटल पॉपुलेशन का सैंपल साइज, 50 इंटू अगर आप 10 कर दीजिए तो टोटल टीबी के केसेस आएंगे 500। हम ये कह सकते हैं कि इस 5,000 की पॉपुलेशन में इस वक्त जब हमने स्टडी की थी तो 500 टीबी के हमें केसेस मिले, तो प्रिवेलेंस ऑफ द डिजीज जो हमें मिलेगा वो 500 मिलेगा, यानी 500 केसेस थे। इसी को अभी आप देखेंगे परसेंटेज में कैसे निकालते हैं। दूसरी चीज थी स्नैपशॉट ऑफ पॉपुलेशन की। स्नैपचैट तो सबने यूज किया होगा, कर रहे होंगे। क्या होता है, दो चार सेकंड के लिए बना के भेज दिया, वो पूरा सिनेरियो कैप्चर कर लेता है। स्नैपशॉट में क्या हुआ, हमने पॉपुलेशन ली थी 5,000 की, लेकिन हम स्टडी किए 500 लोगों को, उस पर हमने फिर 500 का जो रिजल्ट आया उस 5,000 पे हमने चिपका दिया। यही थी स्नैपशॉट, उस पॉपुलेशन को हमने थोड़े से उसमें लेके सैंपल साइज में फिर पूरे पॉपुलेशन पे दिखा दिया। किसके लिए, यूजफुल फॉर क्रोनिक डिजीजेस, क्रोनिक डिजीजेस के प्रिवेलेंस को जानने के लिए, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने के लिए सबसे यूजफुल स्टडी जो है वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, और यही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशनल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी है। ये क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशनल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी है। डिसएडवांटेज इसका क्या था, ये एटियोलॉजी नहीं बताती, डिजीज का कॉजेटिव फैक्टर या कॉजेटिव एजेंट नहीं बताएगा, बल्कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन, कितना बर्डन है उस डिजीज का उस कम्युनिटी पे, उस पॉपुलेशन पे, ये बताता है। और काज नहीं बताएगा, जब एटियोलॉजी नहीं बताएगा तो काज भी नहीं बता सकता, क्योंकि टाइम सीक्वेंस नहीं है, हम फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, हम उस डिजीज को कैसे कैसे प्रोग्रेस हो रही है उसको नहीं देख रहे हैं। बस एक फिक्स टाइम उठाया, उसमें हमने देख लिया कितने केसेस मिले, हमने प्रोजेक्ट करके पूरा बता दिया। तो इससे क्या हुआ, इंसिडेंस बिल्कुल नहीं मिल सकता आपको, उस डिजीज का इंसिडेंस या नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, डिजीज कैसे डेवलप हो रही है। मैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज में हमने पढ़ा था ना कि डिजीज का डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है, प्री पैथोजेनेसिस फेज और पैथोजेनेसिस फेज में क्या क्या होता है, ये हमने पढ़ा था। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज इस क्रॉस सेक्शनल स्टडी से हमें नहीं पता चलेगी, हमें क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ प्रिवेलेंस ऑफ द डिजीज, या दूसरे लफ्जों में आप कहिए कि स्नैपशॉट ऑफ द पॉपुलेशन, इस क्रॉस सेक्शनल स्टडी से हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये चीपेस्ट है और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशनल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी है, ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। अब थोड़ा सा इंसिडेंस और प्रिवेलेंस को एक बार और देख लीजिए, इससे सवाल आते हैं। इंसिडेंस की जो डिफिनीशन थी हमने, नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन ए डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ न्यू केसेस, यहाँ ध्यान दीजिएगा इस पे, नंबर ऑफ न्यू केसेस ना, ये फार्मूला में था। स्पेसिफाई आप ए डिजीज कर लीजिए, क्योंकि किसी बीमारी का ही केस आएगा, इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम।
इन स्पेसिफाइड टाइम का जी अपॉन क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे अब ये चीज देखिएगा, टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क। क्या हम ले रहे हैं, पॉपुलेशन एट रिस्क पे ध्यान दीजिएगा, इस पे पॉपुलेशन एट रिस्क इंटू 1000। ये इसका फार्मूला था, पिछली बार भी हमने देखा था, अभी लास्ट कुछ स्लाइड पहले। नंबर ऑफ न्यू केसेज ऑफ ए डिजीज इन स्पेसिफाइड टाइम अपॉन टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क मल्टीप्लायर क्या है 1000 है। अब यहाँ से देखिए इंसिडेंस क्या हुआ, इसको ध्यान में रखते हुए बताइए इंसिडेंस क्या है, रेट रेशियो प्रोपोर्शन में। रेट, दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी, इंसिडेंस कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम। जिन्होंने गलत किया होगा वो पहले जवाब दें। इंसिडेंस किससे हम निकालते हैं, किससे मिला हमें, अभी भी नहीं पता किसी को। कोहेरेंट स्टडी, कोहार्ट, यस, कोहार्ट स्टडी से ये मिलता है इंसिडेंस। इसको याद ही रख लीजिए, रट लीजिए जैसे भी करके। पहली चीज तो इंसिडेंस क्या है, रेट है। दूसरी चीज इंसिडेंस मिला कहाँ से हमको, कोहार्ट स्टडी से, कोहार्ट स्टडी से मिला। फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ न्यू केसेस, नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ ए डिजीज इन स्पेसिफाइड टाइम अपॉन टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क इंटू 1000। ये था इंसिडेंस। प्रिवेलेंस का क्या था, टोटल करंट केसेस इन ए गिवन पॉपुलेशन। मैंने बताया ना, प्रिवेलेंस में हम न्यू केसेस और ओल्ड केसेस दोनों को ओवर ए पॉइंट और पीरियड ऑफ ए टाइम, हमने 2 दिन का भी टाइम ले लिया, पॉइंट टाइम हो गया, 1 महीने का ले लिया, ये पीरियड टाइम हो गया। ठीक, इसी में हमको स्टडी करनी थी। अब प्रिवेलेंस का फार्मूला वही था, नंबर ऑफ न्यू प्लस ओल्ड केसेस ऑफ ए डिजीज इन ए पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो होगा टोटल पॉपुलेशन का। ये एक बहुत बड़ा फर्क है, अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। मल्टीप्लायर इसका है 100, ये ध्यान देने वाली चीज थी। मैंने दोनों के फार्मूले इसे ले लिए। इसका जो प्रिवेलेंस का फार्मूला है, नंबर ऑफ न्यू प्लस ओल्ड, यानी न्यू प्लस ओल्ड को मिला के टोटल करंट केस हमें मिलेगा उस वक्त जब हम पढ़ रहे होंगे क्रॉस सेक्शनल स्टडी को। तो टोटल केसेस ऑफ ए डिजीज इन अ पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, यहाँ टोटल पॉपुलेशन, यहाँ पॉपुलेशन एट रिस्क, ये ध्यान देने वाली बात थी। इंसिडेंस में पॉपुलेशन एट रिस्क पे ध्यान होना चाहिए, और प्रिवेलेंस में टोटल पॉपुलेशन इसका डिनोमिनेटर होगा। मल्टीप्लायर इसका 1000 है, इसलिए ये रेट था। इसका मल्टीप्लायर क्या है, 100 है। तो प्रिवेलेंस क्या हुआ, प्रिवेलेंस इज ए प्रोपोर्शन, प्रिवेलेंस इज ए प्रोपोर्शन। प्रिवेलेंस किससे निकाले हम, प्रिवेलेंस किससे निकाला हमने, अरे अभी लास्ट स्लाइड में ही था, क्रॉस सेक्शनल स्टडी से। हाँ, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी, इसको ये ना, ये बल्कि ये पूरे पेज ही आपको याद रखना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शनल स्टडी से। इन दोनों में बहुत माइनर से डिफरेंस है, अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है इंसिडेंस और प्रिवेलेंस में। सबसे नंबर एक चीज क्या थी, इंसिडेंस क्या है, रेट है। इंसिडेंस कहाँ से मिला हमको, कोहार्ट स्टडी से, ये कॉमन चीज। प्रिवेलेंस क्या है, प्रोपोर्शन है। प्रिवेलेंस कहाँ से मिला हमको, क्रॉस सेक्शनल स्टडी से। दोनों के डिनोमिनेटर में माइनर सा फर्क है। इंसिडेंस में पॉपुलेशन एट रिस्क पे जोर होना चाहिए, पॉपुलेशन एट रिस्क इसका डिनोमिनेटर है इंसिडेंस का, और प्रिवेलेंस का जो डिनोमिनेटर है वो टोटल पॉपुलेशन है। मल्टीप्लायर इसका 1000 है, तभी ये रेट हुआ। इसका मल्टीप्लायर 100 है, इसलिए ये प्रोपोर्शन हुआ। प्रिवेलेंस हमेशा परसेंटेज में डिनोट होता है, याद रखिए, जिसका भी मल्टीप्लायर 100 होगा वो हमेशा परसेंटेज में डिनोट किया जाता है। प्रिवेलेंस क्या है, प्रोपोर्शन है। ठीक, तो इंसिडेंस और प्रिवेलेंस ये अब मत भूलिएगा। अब एक चीज और, हमने अब तक ये तीन, बेसिकली हमने अब तक तीन ये पढ़ी, यही तीन अभी तक हमने पढ़ा है ना, कोहार्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी और क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तीनों की ही यूनिट ऑफ स्टडी मैंने बात की थी, क्या थे, इंडिविजुअल थे। इसका भी इंडिविजुअल है, इसका भी इंडिविजुअल। यूनिट ऑफ स्टडी ये होती है। हमको इनसे पैरामीटर्स क्या क्या मिला, कोहार्ट स्टडी से हमें मिला इंसिडेंस रेट, रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूटेबल रिस्क और पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। ये पैरामीटर जो हमको कोहार्ट स्टडी ने दिया।
केस कंट्रोल स्टडी ने, जिसका यूनिट ऑफ स्टडी क्या थी, इंडिविजुअल थी, इसने हमें क्या दिया, ऑड्स रेशियो दिया। क्रॉस सेक्शनल स्टडी से हमें क्या मिला, प्रीवैलेंस मिला। चौथी स्टडी हमने नहीं पढ़ी अभी तक, और इसमें कुछ पढ़ना भी नहीं है। इकोलॉजिकल स्टडी का सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये इसका जो यूनिट ऑफ स्टडी है ये होती है पॉपुलेशन, यहीं पे याद रख लीजिए। इकोलॉजिकल स्टडी की जो यूनिट ऑफ स्टडी है वो है पॉपुलेशन। इसका दूसरा नाम क्या है, कोरिलेशनल स्टडी। कोरिलेशनल स्टडी। जब इसकी यूनिट ऑफ स्टडी पॉपुलेशन है तो हमें इसमें क्या मिलेगा, ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक, ग्रुप ऑफ पीपुल। पॉपुलेशन का अलग अलग जगह की पॉपुलेशन के अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, हमने पढ़ा था। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि अभी उसमें उसूल तीब का जब वो चल रहा था कि फलाने हकीम ने कहा कि जो इक्वेटर पे रहते हैं, खत इस्तिवा पे, उन लोगों का मिजाज मोतदिल है या मोतदिल से करीब तर है। अबू सहेल या जकरिया राजी ने बताया कि नहीं, इकलीम चारूम वाले सबसे मोतदिल मिजाज के होते हैं। तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ही तो वो बता रहे हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ग्रुप का ही तो बता रहे हैं। इकोलॉजिकल स्टडी में क्या, पूरी पॉपुलेशन हम पढ़ते हैं। इसका दूसरा नाम क्या था, कोरिलेशनल स्टडी। यहाँ से हमको क्या मिल सकता है, ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन ये लीस्ट प्रिफरेबल स्टडी है। ये क्या है, लीस्ट प्रिफरेबल, इसको प्रीफर नहीं किया जाता है नॉर्मली। इसमें यही 3-4 पॉइंट है जो इकोलॉजिकल स्टडी में जानना था। यूनिट ऑफ स्टडी इसकी क्या है, पॉपुलेशन है। इसका दूसरा नाम है कोरिलेशनल स्टडी, और लीस्ट प्रिफरेबल स्टडी यही है। इससे हमको मिलता है ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स। बस इतनी ही चीज थी। तो अब बेसिकली हमने क्या किया, हमने जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी थी, ऑब्जर्वेशनल स्टडी में एनालिटिकल स्टडी, उसके ये 4 कंपोनेंट हमने बताए, वहां पहले ही देख लिए थे। इसमें से 3 को हमने अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लिया ध्यान देके। इकोलॉजिकल को हमने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी की बात करते हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडी, टाइम हो तो कंटिन्यू करूं या इसको यहीं पे क्लोज करूं। सब बस करिए क्योंकि अब कंफ्यूजन हो जाएगी ज्यादा से। तो थोड़ा यहीं तक ही आज रहने दीजिए। ठीक है, कोशिश करेंगे, फिर कल इंशाल्लाह फिर यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि कल जो हम पढ़ेंगे वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड, जिसमें से रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल ही हमारा मेन फोकस होगा। रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को एक बार पढ़ लीजिएगा, उसमें रेंडमाइजेशन कैसे किया जाता है, क्या क्या तरीके हैं। हाँ, और क्लिनिकल ट्रायल अगर है किसी ड्रग का, हम क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं तो उसके कितने फेजेस होते हैं, जरा एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। कल हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा देखिए, ये जो चारों है ना ऑब्जर्वेशनल, इससे क्वेश्चन कई मरतबा आए हुए हैं। ध्यान में बहुत छोटी छोटी चीजें रखने वाली थी, बहुत माइनर सी चीजें हैं जो मिस्टेक काज कर देती हैं। अब इंसिडेंट्स को अगर आप बताएंगे क्रॉस सेक्शनल स्टडी, वो भी उस वक्त आप बता रहे थे जब मैंने पढ़ाया भी नहीं था, तो मुझे खुद खराब लग रहा था कि यार मैंने पढ़ाया क्या, या लोगों ने पढ़ा क्या अभी तक। नहीं आ रहा, आप पूछिए, 2-4 बार पूछिए, 10 बार पूछिए, लेकिन इतनी बड़ी मिस्टेक तो ना होनी चाहिए। चलिए इसको यहीं पे खत्म करते हैं, कल इंशाल्लाह यहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ से हमारा जो होता है रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, यहीं से हमें शुरू करना है। तो आप लोग एक बार इसको पढ़ के आइएगा, एक्सपेरिमेंटल स्टडी में रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कभी भी एनी टाइम वो पूछ सकता है। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू।